नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारी जो इंडियन पॉलिटिक है लेक्चर सीरीज़ चल रही है, इसमें अभी तक हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी रूल को देखा। और ये कंपनी रूल हमने कैसे देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में आई, उसके बाद से उसने कैसे कैसे अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज की और कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया पूरी तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें उन्होंने मतलब अभी तक जो डिस्कस किया हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने देखा क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट किया इन लोगों ने, कंपनी ने कैसे कैसे किया। पहले तो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 में। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ इशू था लॉ, तो लीगल इशू को इन्होंने डील किया। और जो क्या कहते हैं, इन्होंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया 1781 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अलग हो गए, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग हो गया। ठीक, देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट के बारे में। तो चार्टर एक्ट जब डिस्कस किया तो 1793 के बारे में डिस्कस किया। 1793 से फिर 20 साल के लिए चार्टर एक्ट को बढ़ाया गया, तो 1813 में चले गए। 1813 जब क्या कहते हैं देखा गया, तो जहाँ पे एजुकेशन की बात की गई थी 1 लाख और मिशनरीज़ की बात की गई थी, याद है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1833 में, और यहीं पर देखिए 1813 इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि चाय, चाइना और ओपियम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1833 में हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही सेंट्रलाइज कर दिया गया था, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता था। और ऊपर से कहते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले जाने लगा, इंडियन गवर्नमेंट बोले जाने लगा, इंडिया काउंसिल बोले जाने लगा उसकी काउंसिल को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 1833 में देखी थी। ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए देखा गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बात अलग बात है। फिर 1853 हम लोगों ने देखा चार्टर एक्ट। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1853 में ओपन कंपटीशन फॉर ऑल हुआ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई 1853 में। ठीक है, डलहौजी इस समय वो थे वायसराय, तो उन्हें गवर्नर जनरल थे। तो इतने सारी चीज़ें हुई कंपनी के रहते रहते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते रहते इतनी सारी चीज़ें हुई। ठीक, अब क्या होता है 1857 में रिवोल्ट हो जाता है। 1857 में यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, इरेज। ओके, 1857 में रिवोल्ट हो जाता है। इस रिवोल्ट की वजह से अब एक चीज़ तो समझ में आ जाता है कि जो इंडियंस थे, देखिए क्या हो रहा था ना कि 1813 के बाद से जब क्या कहते हैं मिशनरीज़ इंडिया में आने शुरू हुए, तो बहुत सारे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म शुरू हो गए इंडिया में भी। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उनको लगा कि अगर इंडियंस क्या कहते हैं अपने कल्चर में क्या कहते हैं बदलाव नहीं करेंगे, अपने क्या कहते हैं चीज़ों में बदलाव नहीं करेंगे, तो जो क्या कहते हैं नीचे के लोग हैं वो लोग ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे क्रिश्चियनिटी में, और वो क्रिश्चियनिटी चाह नहीं रहते। तो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म हुए, सती प्रथा इसी में क्या कहते हैं देखिए अबॉलिश हुई। ठीक है, आपका देखिए क्या कहते हैं फिर 1856 में देखिए सती प्रथा अबॉलिश हुई, शारदा एक्ट आया, और उसके बाद क्या कहते हैं मतलब कि उसके बाद 1856 में देखिए डिवोर्स के लेके बात हुई है ना, मतलब विडो रिमैरिज एक्ट आया है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। तो लेकिन क्या हो रहा था ना, इन सब चीज़ों से एक चीज़ हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के क्या कहते हैं मतलब कि एक बिलीफ सिस्टम में इंटर कर रहे थे, और ये इंडियंस को धीरे धीरे परेशान कर रहा था। ठीक है, सुनिएगा। और रिवोल्ट भी उस समय हुआ जब ये क्या कहते हैं बात फैल गई कि जो क्या कहते हैं गन यूज़ हो रही है उसमें सूअर और गाय की चर्बी है। ठीक है, तो दोनों हिंदू मुस्लिम के लिए वो दिक्कत थी। तो ये रिवोल्ट होने के बाद से ब्रिटिश को ये समझ में आ गया कि हम लोगों को इंडिया में अगर रूल करना है तो हमको इंडियंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है इंडियंस के मैटर में इन्वॉल्व ज़्यादा मत हो, उनको मतलब सुधार की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम लोग सुधार का काम कर रहे थे, अब सुधार का काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक तरह से ना, मतलब कि अभी तक उनको इस तरह से बता रहे थे कि ये चीज़ इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सती प्रथा ना करो, ये सब नहीं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि इस तरह से नहीं चलेगा। तो अब क्या होता है 1858 में जब रिवोल्ट ख़त्म हो जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, 1858 में क्राउन रूल आता है। ठीक है,
क्राउन रूल आता है। ये क्राउन रूल 1947 तक चलेगा, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हो जाती इंडिया की, ठीक है। अब यही क्राउन रूल 1858 में आने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहते हैं, ख़त्म करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है एक तरह से क्या कहते हैं, वो उसकी सारी पावर जो है ना, एक पोस्ट बनाई जाएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि सीधे पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको जवाबदेह होगा, और उसके अंडर में होगा, ठीक है। उसको जवाबदेह होगा, उसके पास चली जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सारी पावर, ठीक है। और इंडिया में एक वायसराय, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, इसके पास एक काउंसिल होगी। काउंसिल में जो मेंबर होंगे बस एडवाइजरी बॉडी होंगे। ये क्या कहते हैं, ज़रूरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनकी बात सुने या ना सुने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वायसराय जो है इंडिया में होगा, और इसके बाद ये जो आएगा एक्ट आएगा 1858 का, ठीक है। वायसराय इंडिया में होगा और इसकी भी काउंसिल होगी, ठीक है। इस तरह से अब क्या कहते हैं, रूल्स शुरू होगा ब्रिटिशर्स का, और ये क्राउन रूल शुरू हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, जो हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कैसे, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया कि क्या हुआ, ऐसे क्या सिचुएशन हुई। तो अब चलते हैं आगे लेक्चर की ओर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से क्या कहते हैं, ज़रूरी सूचना साझा करना चाहता हूँ, ठीक। आप लोग ज़रा सुनिए। देखिए, ये जो क्या कहते हैं, आप लोग के लिए यूपीएससी के कोर्सेज़ को परचेज़ करना बहुत आसान हो गया है, और क्या कहते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में स्टडी ग्लोव्स जो है ना, आपके लिए यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लाया है। और अगर कोई अपना ऑप्शनल कहते हैं PSIR रखना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल रखना चाहता है, वो क्या कहते हैं, इसको अवेल कर सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आपको बहुत महंगी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी फैकल्टी के साथ, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आपको क्या कहते हैं, बस अपना कूपन कोड यूज़ करना है अनुराग, और आपको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। इवन अगर आप 2500 से ऊपर का क्या कहते हैं कोर्स खरीदते हैं ना, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप क्या कहते हैं 2500 से कम का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस क्या कहते हैं कोर्स में आपको लाइव आंसर राइटिंग सेशन करवाया जाएगा। 1000+ आवर्स का आपका कोर्स रहेगा। NCERT की लाइव क्लासेस होंगी। GS 1 2 3 4 आपको जितने भी सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसे राइटिंग लाइव करवाई जाएगी, और डाउट सेशन भी आपका लाइव होगा, ठीक है। सिद्धांत सर के क्या कहते हैं अगुवाई में पूरी टीम है, और बहुत अच्छी क्या कहते हैं फैकल्टी हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पे क्या कहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनके ऐप को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं लेक्चर से आज के। ये देखिए ब्रिटिश एम्पायर है, ठीक है। ये फ़ोटो मैंने ली है worldpress.com से, हाँ ठीक है। इन तो वहाँ से लिए है, इनके लिए थैंक यू उनका। तो ठीक है, ये ब्रिटिश एम्पायर है 1858 से 1914 तक का, ठीक है। अब ये यहाँ मिला मुझे इस साइट पे, काफ़ी अच्छा था। इसमें दिखाया गया है कैसे कि एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर बाई अर्ली 1700, देखिए इस तरह से है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर है 1700, ये दिख रहा है ना आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ब्रिटिश गेन्स 1838 तक क्या गेन किया था ब्रिटिशर्स ने, जो ऑरेंज कलर दिख रहा होगा सब, ठीक। ऐसे ही प्रिंसली स्टेट जो थे वो दिखाए जा रहे हैं। प्रिंसली स्टेट देखिए ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब पहला टॉपिक ही हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए क्या हुआ था ना, आपको मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में हिस्ट्री बताई थी, ठीक है। और वही हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा आपको और कहते हैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्या हुआ था कि 1857 का रिवोल्ट होता है, ठीक है। और ब्रिटिश अथॉरिटी इससे शॉक में आ जाती है, ठीक। देखिए शॉक द ब्रिटिश अथॉरिटी, क्योंकि ये ऐसा रिवोल्ट था कि इसने ब्रिटिश को ये समझने पे मजबूर कर दिया कि इंडिया को रूल करना इतना आसान नहीं है। इंडिया के जो पर्सनल बिलीफ हैं लोगों के, उसमें इंटर करने की बजाय वहाँ पे हमको रूल करना है, हमको पैसे ट्रेड करना है, तो उसमें जाने की बजाय अब सीधे रूल करना है। तो उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। तो द फर्म एक्शन वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट विच लेड टू वाइड स्प्रेड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी इन ब्रिटेन, ठीक है। ड्यू टू दिस एक्ट
क्वीन विक्टोरिया हु वॉज द रेनिंग मोनार्क ऑफ ब्रिटेन। उस समय क्वीन विक्टोरिया थी जो उस समय की मोनार्क थी ग्रेट ब्रिटेन की, टाइटल जिनको मिल चुका था एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मेकिंग हर सोवरेन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। इस एक्ट के थ्रू जो मोनार्क थी उस समय की क्वीन विक्टोरिया, उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिल चुका था। देखिए ये जो पीछे फ़ोटो है ना, इसमें उनकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी हल्की हल्की, ठीक है। चलिए अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या फीचर्स था, ऐसा क्या हुआ था। देखिए पहली बात तो इस एक्ट को बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अबॉलिश कर दिया गया, इसमें अबॉलिश कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो जितनी भी पावर थी ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या कहते हैं, पहले तो कमर्शियल बॉडी की तरह काम कर रही थी, लेकिन बाद में वो एक क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करना शुरू कर चुकी थी, ठीक। अब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी इसके पास, वो क्योंकि अब गवर्नमेंट के अंडर में आ गई थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जितनी भी थी और टेरिटरीज जितनी भी इसने ऑक्यूपाई कर रखी थी, और जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड सारे काम थे, और ये सब कहते हैं ट्रांसफ़र कर दिए गए ब्रिटिश क्राउन को। यानी ब्रिटिश क्राउन यानी जो मोनार्क थे इस समय एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके अंडर में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब देखिए क्या हो रहा था आगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उस 1858 में ये भी हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको वायसराय बना दिया गया, ठीक है, वायसराय बना दिया गया, ठीक है। और वायसराय को अपॉइंट कौन करता था, ब्रिटिश क्राउन किया करता था, और वायसराय वुड बी अपॉइंटेड हु वुड सर्व एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे, ठीक है, इंडिया के। देखिए जो वायसराय अपॉइंट किया जाता था ना, वो सर्व किसको करता, सर्व एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, वो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय थे। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको स्क्रैप कर दिया गया, और इस एक्ट को द एक्ट पुट एन एंड टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चला आ रहा था, अबॉलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट प्रपोज बाय द पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। मतलब कि पहली बात तो देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था, जो कि 1784 में आया था, ठीक है। इस एक्ट ने उसको जब कहते हैं स्क्रैप किया सीओडी और बीओसी को, तो एक तरह से वो जो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। जिसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हो रहा था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, उनकी डायरेक्ट क्या कहते हैं, अगर उनकी क्या कहते हैं कोई संतान नहीं है, अडॉप्टेड संतान है, तो उनके क्या कहते हैं टेरिटरी को ब्रिटिश में मिला लिया जाता था, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की संतान नहीं होती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहते हैं एज वेल अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट, एंड हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, और क्या कहते हैं डुअल गवर्नमेंट का भी क्या कहते हैं एंड हो गया पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और थोड़ा सा कीजिए, रिवाइज कीजिए, मतलब कि रिवाइंड करके सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ऐड कर रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा ना रिमेंबर रहेगा कि यार मॉडर्न इंडिया में उस समय चल क्या रहा था, ठीक है, मतलब हिस्ट्री में उस समय चल क्या रहा था, और साथ में पैरेलल में जो ये सब एक्ट बन रहे थे वो उसके पीछे रीज़न क्या था, कॉज क्या था, ठीक है, ये सब आपको समझ में आएगा उससे। अच्छा अब बात करते हैं फीचर्स की बात कर रहे थे, तो देखिए क्या हुआ था ना, जो पावर ऑफ कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी। किसको कर दी गई थी? देखिए मैंने बोला ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी, मैं हिस्ट्री में बता रहा था। किसको कर दी गई थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कर दी गई थी, और जो फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट थे इंडिया के वो लॉर्ड स्टैनली थे, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना वो असिस्टेड करता था 15 काउंसिल मेंबर को, लेकिन ये क्या थे, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज मेड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अभी जो ये काउंसिल बनी थी, जैसे ये सॉस है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके अंदर में क्या कहते हैं 15 मेंबर की काउंसिल थी, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इसका चेयरमैन हुआ करता था, ठीक है, चेयरमैन हुआ करता था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड ऑल्सो एक्ट एज अ चैनल
ऑफ कम्युनिकेशन किसके बीच में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। मतलब कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो क्या कहते हैं कंट्रोल करता था और कंप्लीट अथॉरिटी थी इसकी एंड कंट्रोल करता था पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, और ऑल्सो वेस्टेड विद द पावर टू सेंड सीक्रेट डिस्पैचेस टू इंडिया विदाउट कंसल्टिंग विद द काउंसिल। देखिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना वो एक तो पहली बात तो ऐसे था, देखिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये कहते हैं यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और यहाँ पे देखिए इंडियन क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज अ चैनल की तरह वर्क करता था, और ये भी था कि जो इसके मतलब कि जो इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी और कंट्रोल था किसका, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था और उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, तभी वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाबदेही करता था ना। और वेस्टेड थी इसके पास पावर किसकी, ये सीक्रेट्स क्या कहते हैं सीक्रेट डिस्पैचेस करता था इंडिया को, और जो काउंसिल थी उससे बिना कंसल्ट किए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों वो काउंसिल से कंसल्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए जो काउंसिल थी ना वो मात्र एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है, उसकी मेजॉरिटी होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता था, वो सीक्रेट डिस्पैचेस भेजता था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल। ब्रिटिश पार्लियामेंट कोड क्वेश्चन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ना वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से क्वेश्चन पूछ सकता था इन द पार्लियामेंट में रिगार्डिंग स्टेट ऑफ इंडिया अफेयर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछता था कि देखो इंडिया के कुछ अपने जितने मैटर्स हैं वो सब बताओ, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो जवाबदेह था ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों था, क्योंकि देखिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना उसको देखिए कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी और कंट्रोल दिया गया था इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन का, और जितनी, ठीक है, ये यहाँ मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल था, कंप्लीट अथॉरिटी थी, ठीक। इसी वजह से ये जवाबदेह था किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक। द वायसराय, अब वायसराय की बात आती है तो वायसराय जो अपॉइंट किया जाता था, वायसराय एंड गवर्नर जो थे प्रोविंसेस के ऑफ द वेरियस प्रेसिडेंसीज वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन। मैंने आपको पहले बताया था जो क्राउन था वो वायसराय और गवर्नर्स को अपॉइंट करता था, और वायसराय वर भी असिस्टेड बाय ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वायसराय के अंदर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन देखिए इसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी क्या कहते काउंसिल हुआ करते थे, काउंसिल ऑफ मेंबर, इसके पास 15 हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन ये एडवाइजरी हुआ करते थे, ठीक। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट रिमेनिंग इंडियन प्रिंसेस, जो इंडियन प्रिंसेस थे, अब 1858 की बात है, ठीक है, तो क्राउन रूल आ गया है, तो क्या बोला गया कि जो भी इंडियन प्रिंसेस हैं वो क्या कहते हैं ब्रिटिश की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करें, और क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रिटिश मतलब इंडिपेंडेंट स्टेटस उनको मिल जाएगा अगर वो ब्रिटिश सोवरेनिटी ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और ब्रिटिश का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। सुजेरेनिटी मतलब होता है आधिपत्य, ठीक। तो ये इंडियन प्रिंसेस से बोल दिया गया था, और पार्डन वुड बी ग्रांटेड टू ऑल इंडियंस, सबको ग्रांट कर दी जाएगी हु पार्टिसिपेटेड इन द म्यूटनी, वो जो म्यूटनी में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उनको नहीं क्या कहते हैं पार्डन मिलेगा जो कि ब्रिटिश किल्ड किए थे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को, मतलब ब्रिटिश को किसी भी तरह से मारे थे, ठीक है, उनको क्या कहते हैं पार्डन नहीं, उनको क्षमादान नहीं मिलेगा, ठीक है। क्षमादान उन्हीं को मिलेगा जो पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था जिसकी वजह से ब्रिटिश को हार्म पहुंचा हो, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जो क्या कहते हैं किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पर जो कहते हैं वायसराय के साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जोड़ी गई थी ना उसमें मेंबर कितने थे, वायसराय हुआ करता था, ठीक है, एक मिनट, वायसराय हुआ करते थे प्लस 4 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर हुआ करते थे, ठीक। अच्छा, इस एक्ट का एक डिफेक्ट भी, कुछ डिफेक्ट भी थे। क्या डिफेक्ट थे, देखिए पहली बात तो ये पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल, मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल हो चुका था, इंपीरियल कंट्रोल हो रहा था, विद नो रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था पीपल फॉर इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था ना वो सुप्रीम अथॉरिटी था और फ्री हैंड मिला था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया में, मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से
उसको फ्री हैंड मिल चुका था एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में कर रहा था वो पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके पास पूरी तरह से अथॉरिटी आ चुकी थी, कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल किसको था? सिर्फ रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये थोड़ी सी डिफेक्ट थे, ठीक, जिसकी वजह से क्या कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसलीड हो रहा था, मिसलीड भी कर रहा था, यही सब दिक्कत थी। इसको अब सही किया जाएगा अगले एक्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए आपको ये समझ में आ गया? अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट हो रहा है ना तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और इसको ना आप एक दो बार ज़रा सुनिए, आपको तुरंत समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जब रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश एम्पायर फेल्ट एन अर्जेंट नीड ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन सब्जेक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो इस पॉलिसी को परस्यूट करने के लिए कई सारे एक्ट इनैक्ट किए गए थे। उसके बाद 1861 में भी किए, 92 में भी किए गए, और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी ये, ठीक। इस एक्ट के थ्रू बहुत सारी चेंजेस होंगे, आपको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बन चुका था इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समझिए, आप समझ रहे हैं, ये लैंडमार्क बन चुका था। यहीं से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। देखिए क्या हुआ था ना कि 1857 की जब म्यूटनी हुई थी ना, तो एक तरह से वाइड स्प्रेड बिलीफ ये बन गया था पूरे इंग्लैंड में कि अगर इंडिया में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना है तो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल। मतलब कि आपको इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना ही पड़ेगा अगर वहाँ पे आपको रूल करना है, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको गवर्न करना है इंडिया में, कहाँ पर? इंडिया में, समझिए। तो 1833 जो चार्टर एक्ट था सेंट्रलाइज था बहुत ज़्यादा, और सेंट्रलाइज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मतलब कि 1833 में याद कीजिए जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था ना बंगाल को, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो बॉम्बे मद्रास जितने भी प्रोविंसेस थे सब इसके अंडर में कर दिए गए थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर इन लोग की छीन ली गई थी, तो लेजिस्लेटिव पावर काउंसिल इसी के हाथ में थी। तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो चुका था सब कुछ। तो इट हैड ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इन ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। याद कीजिए मैंने आपको बताया था बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, कोलकाता, ये क्या कहते हैं आपका मद्रास, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में एक क्या कहते हैं जो लोकल गवर्नमेंट थी वो क्या कहते हैं एक लोगों को चुनती थी और भेजती थी। तो इसीलिए बोला गया कि जो 4 प्रोविंसेस थे वहाँ से क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव आते थे, और केवल एक हुआ करते थे जो कि क्या कहते हैं लेजिस्लेशन पास करने में फेल हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं ये भी ज़रूरत था कि क्या कहते हैं और संख्या बढ़ाई जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ने लगी चीज़ें, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज फेलिंग इन हिज लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़। जो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ थी गवर्नर जनरल की, जो काउंसिल थी वो फेल हो रही थी, उसको अनेबल टू परफॉर्म कर पा रही थी, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और इफेक्टिवली ड्यू टू लेंदी प्रोसीजर दैट कॉजेज डिले इन इनैक्टमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जा रही थी उसमें बहुत सारा डिले हो रहा था इस वजह से। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जब आता है तो उसके थ्रू बहुत सारे सुधार किए जाते हैं। अब देखिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चला था, इसको मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं आपको एक्ट की तरफ सीधे। देखिए जो इस एक्ट के फीचर थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बताता हूँ मैं। चलिए देखिए पहली बात तो क्या हुआ कि इसने क्रिएट किया एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय इन्वॉल्विंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। देखिए इंडियंस को इन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू किया लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। कैसे किया? देखिए जो वायसराय था, वायसराय के पास क्या कहते हैं 4 क्या कहते हैं काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक ज्यूरिस्ट हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहली बार फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं क्या हुआ था कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें ये लोग मेंबर तो रहते ही हैं, प्लस 6 से लेकर 12 जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय वायसराय, ठीक है। वायसराय नॉमिनेट करता है मेंबर्स को। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इट क्रिएटेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय इन्वॉल्विंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, ठीक है, ये करते हैं, ठीक।
अब क्या होता है, ये जो वॉइसराय क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये वॉइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ये पूरी होती है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। ये क्या कहते हैं, इसके पास कोई ऐसे रियल पावर होल्ड नहीं करता है। इसी वजह से क्या कहते हैं, ये इस काउंसिल का सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रहता है कि ये न बजट पे क्या कहते हैं आप ये बजट जो है डिस्कस नहीं कर सकते थे, क्वेश्चंस नहीं आस्क कर सकते थे बजट के दौरान, ठीक है। यही सब दिक्कतें थी इस काउंसिल की। और क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी फाइनेंशियल मैटर है या फिर क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट मैटर है, उस पर ये लोग डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा करना है तो उससे पहले आपको मतलब कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहते हैं अप्रूवल लेना पड़ता था गवर्नमेंट का, ठीक, समझ रहे हैं, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। और जो फाइनल जो पास होता था बिल, उसके लिए वायसराय का अप्रूवल भी लगता था। मान लीजिए वो बिल पास भी हो जाता है तो वायसराय का अप्रूवल लगता था। लेकिन इसके बाद भी एक कंडीशन ये थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था वायसराय के ऊपर हुआ करता था, ठीक है, तो उसके हाथ में ये था कि वो चाहे तो क्या कहते हैं इस लेजिस्लेशन को ही डिसअलाउ कर दे, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी भी जो 6 से 12 नॉमिनेट किए जा रहे थे, इंडियंस को इन्वॉल्व किया जा रहा था, इसमें ये भी दिक्कतें थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें क्या कहते हैं उसके पास ना कहते हैं बजट डिस्कस नहीं कर सकता था वो, ठीक है, बजट डिस्कस कर ही नहीं सकता था, क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता था, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल मैटर या इंपॉर्टेंट मैटर हो उस पर भी ये क्या कहते हैं डील नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियल और इंपॉर्टेंट मैटर पे भी डील नहीं कर सकते थे। अगर मान लीजिए करना है तो पहले गवर्नमेंट के उनको परमिशन लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का परमिशन लेंगे तो अगर मान लीजिए वो बिल पास भी हो जाता है और वायसराय उसको पास कर देता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसके पास ये पावर होती थी कि उसको उस लेजिस्लेशन को ही डिसअलाउ कर दे, ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी। अभी चलिए आगे देखते हैं। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको क्या कहते हैं बता दिया। देखिए 1862 में ना लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं नॉमिनेट करते हैं सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर एज अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल, ठीक है। और पहली बार ही नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, कि 3 इंडियंस को लाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक राजा ऑफ बनारस रहते हैं, राजा ऑफ पटियाला रहते हैं और सर दिनकर राव, इन तीनों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया जाता है, ठीक। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 initiated the process of decentralization of powers to Bombay and Madras presidencies। देखिए पहली बात तो 1833 में याद है कि सेंट्रलाइज हो चुका था, बॉम्बे और मद्रास पूरी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गए थे, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया गया, क्योंकि देखिए अब इस एक्ट के थ्रू 4 प्रोविंसेस से 4 लोग को लाया जाता था और बहुत कम पार्टिसिपेट, एक इंसान होता था हर जगह से, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं लेजिस्लेशन करने में भी सक्षम नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू इसको डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी था। बॉम्बे की पावर को उसके पास रिस्टोर करना था, मद्रास को उसके पास, और जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी वो सबकी पावर को रिस्टोर करना ज़रूरी था ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो सके, ठीक है। तो इसी एक्ट के थ्रू ये सब करना शुरू किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। तो जो सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड था ना, दैट बिगन इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कल्मिनेटेड विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वो रिवर्स हो गया, मतलब उसको रिवर्स कर दिया गया। अब उसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा पहले रुक जाइए, इसको ज़रा सा इरेज कर दें, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ओके चलिए, हाँ ओके। तो अब क्या हुआ कि रिवर्स कर दिया गया पूरी तरह से, ठीक। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, ये जो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन थी, रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। देखिए यही एक कारण बना कि 1937 में जब इलेक्शन होते हैं ना इंडिया में और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलती है और इलेक्शन होते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी उभर के आती है उस समय, तो यही एक कारण था कि यहाँ से लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बना ये इंटरनल ऑटोनॉमी का, इंटरनल पूरी तरह से स्वतंत्रता का, ठीक है। जो प्रोविंसेस थे उनकी जो स्वतंत्रता थी उसका बहुत बड़ा कारण बना यहीं से कि जब इसको डिसेंट्रलाइज करना शुरू किया गया, मतलब कि हर प्रोविंसेस को ही, ठीक है। अच्छा, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल,
नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब। देखिए अब डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया है, तो क्या हुआ कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करना शुरू किया बंगाल में एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में और पंजाब में। ठीक है, एम्पावर किया द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर बेटर एंड मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। देखिए अब वायसराय को इसमें एम्पावर भी किया जा रहा है कि वो रूल बना सके, ऑर्डर दे सके और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और कन्वीनियंट रूप से चला सके काउंसिल के बिज़नेस को। ठीक है, जो इसके पास काउंसिल थी वायसराय के, उसको पूरी तरह से एक तरह से वायसराय के हाथ में दिया गया, वायसराय को एम्पावर किया गया कि हर चीज़ में क्या कहते हैं पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी तरह से मैनेज करो, कंट्रोल करो। ठीक है, और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यही पोर्टफोलियो सिस्टम ना जो लॉर्ड कैनिंग ने उस समय कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था 1859 में, अंडर विच ए मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जैसे मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, बहुत सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो वायसराय काउंसिल का जो एक मेंबर हुआ करता था उसको मेड इन चार्ज बना दिया जाता था, वरना फिर ज़्यादा एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के ऑफ द गवर्नमेंट के, और अथोराइज़ किया जाता था इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल। ठीक है, और ऑथराइज होता था इशू। ठीक है, मतलब क्या किया गया कि अब जब उसको जो वायसराय काउंसिल का एक मेंबर था उसको जब डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा दे दिया गया, तो अब उसके पास ये होता था कि अब पूरी काउंसिल को उस डिपार्टमेंट के बारे में कहते हैं डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरी काउंसिल के बिहाफ पर वही क्या कहते हैं उस मैटर को क्या कहते हैं ऑथराइज़ कर सकता है और फाइनल ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, ये इस एक्ट के थ्रू किया गया। समझिए, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया है। पोर्टफोलियो सिस्टम एक तरह से कैबिनेट सिस्टम का एक रूप बना आगे जाके। ठीक है, अच्छा इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है इसमें कि इसने ना इस एक्ट ने एक काम और किया। क्या किया? वायसराय को एक इतना पावरफुल बना दिया कि वो ऑर्डिनेंसेस को इश्यूज़ कर सकता है। जैसे आज देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट में जब इमरजेंसी लगनी होती है तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं अपने हिसाब से इमरजेंसी लगा देता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो लगाता है इमरजेंसी, ओके, मतलब कि वो करता है एक तरह से अनाउंस करता है। ओके, तो ऑर्डिनेंस पास करता है कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन से आर्टिकल में दिया है? 1, 2, 3, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो वायसराय एम्पावर कर दिया गया ऑर्डिनेंसेस के लिए इशू करने के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो क्या कहते हैं अगर ऑर्डिनेंस पास करना होता था तो वो बिना क्या कहते हैं कंसेंट ऑफ कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी पास कर सकता था। कब कर सकता था? जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए तब। और ये जो ऑर्डिनेंस होता था ना ये 6 महीने के लिए वैलिड होता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये भी समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम वाला भी, और वायसराय एम्पावर भी हुआ जो रूल बना सकता था, ऑर्डर दे सकता था, बेटर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कहाँ? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में और पंजाब में। ठीक है, इस तरह से ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक, तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि मतलब गवर्नर जनरल के पास पावर क्या क्या थी। वो वीटो कर सकता था, ऑर्डिनेंस पास कर सकता था, रिजर्व कर सकता था बिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के लिए, और प्रायर सैंक्शन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एनी बिल। ठीक है, प्रायर सैंक्शन भी कर सकता था कोई भी बिल जो इंट्रोडक्शन होने वाला हो प्रोविंसेस में। ठीक है, ये आपको समझ में आया? चलिए, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स टाइप का है, मैंने मतलब लिख दिया था। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो संख्या थी वो वायसराय था, 4 मेंबर कहते हैं उसके काउंसिल में हुआ करते थे और एक ज्यूरिस्ट हुआ करता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। लेकिन पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके थ्रू बनाया गया था जिसमें वायसराय प्लस 4 मेंबर तो होते थे और एक ज्यूरिस्ट भी हुआ करते थे। लेकिन 6 से 12 मेंबर को नॉमिनेट कौन करता था? वायसराय किया करता था। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको बोला गया फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम का यहाँ से फाउंडेशन एक तरह से जनरेट होता दिखता है। अच्छा, जो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल दिया मैंने, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके पास इतनी पावर नहीं हुआ करती थी कि वो बजट को डिस्कस कर सके या फिर क्या कहते हैं क्वेश्चन आस्क कर सके बजट के दौरान। ठीक है, और वो भी दूसरी चीज़ ये थी कि जो फाइनेंशियल मैटर हुआ करते थे प्लस जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट मैटर हुआ करते थे उसमें भी ये लोग क्या कहते हैं डिस्कशन नहीं कर सकते थे। उसके लिए अगर इनको डिस्कशन करना होता था तो प्रायर परमिशन लेनी होती थी गवर्नमेंट की।
ना, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। और अगर मान लीजिए ये बिल पास हो जाता था तो वॉइसराय पास करता था, वॉइसराय उस पर हरी झंडी देता था। अब लेकिन एक चीज़ और था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जब जाता था ना, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इस लेजिस्लेशन को ही खारिज कर सकता था, उसके पास ये पावर थी, ठीक है, ख़त्म कर सकता था। तो जो वॉइसराय की पास पावर थी इस एक्ट के थ्रू, वो वीटो की पावर आई, ऑर्डिनेंस बनाने की पावर आई, बिल को रिजर्व करने की पावर आई, जो कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वो कर सकता था। और कहते हैं प्रायर सैंक्शन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी बिल, कोई भी बिल को इंट्रोडक्शन होने से पहले प्रायर सैंक्शन लगा सकता था प्रोविंसेस के केस में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर्स में ये चीज़ समझिए कि फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल मैटर हो, इंपॉर्टेंट मैटर हो, उस बिल को डिस्कस करने के लिए वायसराय से परमिशन लेनी पड़ती थी पहले। तो वायसराय से परमिशन मतलब प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता था वायसराय से, वो सैंक्शन कर सकता था, वही सैंक्शन करता था कि आप बिल डिस्कस करोगे कि नहीं करोगे प्रोविंसेस के केस में, ठीक है। अगर मान लीजिए वायसराय हरी झंडी देता था तो बिल डिस्कस कर सकते थे वो लोग, और वो बिल पास करता था वायसराय ही, वायसराय पास करता था। तो लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास वो जाता था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या तो उसको पास कर देगा, या तो इसके पास इतनी पावर थी कि वो फिर उस पूरे लेजिस्लेशन को ही डिसअलाउ कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कहते रिवाइंड करके फिर से सुनिए, देखिए आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा पेन और कॉपी लेके बैठिए, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री के साथ इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, और ये बहुत आसान तरीका है किसी भी एक्ट को याद रखने का। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखिए इससे पहले तो आपको पता है हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। 1861 के बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। 1861 के बाद से क्या क्या चीज़ें हुई, वॉर भी बहुत सारी हो रही थी, एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। 1885 में याद है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 72 डेलीगेशंस के साथ, ठीक। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे वायसराय। कोई डफर ही रहा होगा जिसके रहने से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई। समझ रहे हैं ना? कोई डफर ही रहा होगा। इस तरह से याद रखिए कि कोई, आपको अगर याद नहीं हो रहा है वायसराय तो बोल दीजिए कोई डफर ही रहा होगा कि उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। और वो डफर कहाँ पे था उस समय? म्यांमार बर्मा में अपना कुछ इशू सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो डफरिन के केस वहाँ पे बनी, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आता है, ठीक। 1885 से लेकर 1889 तक बहुत सारे क्या कहते हैं कांग्रेस के सेशन हुए, डिस्कशन हुआ, क्या उनकी डिमांड है, ठीक है। ये सब पूरी करने के लिए कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही है। देखिए डेवलपिंग सेंस ऑफ, देखिए नेशनलिज्म का सेंस डेवलप हो चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफर्ड ए नंबर ऑफ डिमांड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द क्रिएशन इन 1885। बहुत सारी डिमांड कर रहे थे। और 1885 से लेकर 1899 तक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारी डिमांड करती है इसमें, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता है ना कि जब लिटन आता है, लिटन आते हैं 1878 के आसपास, 77 के आसपास, जो क्या कहते हैं आईसीएस था। आईसीएस में एज जो है 21 से 19 हो जाती है। थोड़ा हिस्टोरिकल मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, याद है? तो इस तरह से चीज़ें चेंज होती रहती हैं बहुत सारी। तो इसमें डिमांड क्या रखी जाती है कि जो आईसीएस टेस्ट होता है ना, वो साइमल्टेनियसली इंग्लैंड में भी होना चाहिए और इंडिया में भी होना चाहिए। ये डिमांड रखी गई इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इस एक्ट के थ्रू ये डिमांड रखी गई कि भाई इसमें क्या कहते हैं आप साइमल्टेनियसली करवाओ, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो है टेस्ट जो है इंग्लैंड में भी करवाओ, इंडिया में भी करवाओ। और रिफॉर्म करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो अभी तक आप क्या कहते हैं 6 से 12 मेंबर कर रहे हो, और 3 लोग जो राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और क्या कहते हैं सर दिनकर राव को आपने चूज़ कर रखा है। अब इसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा रिफॉर्म लाओ, इंक्लूडिंग द अडॉप्शन ऑफ इलेक्शन इन प्लेस ऑफ नॉमिनेशन बाय बेसिस। आप इलेक्शन करवाओ इसकी जगह पे, नॉमिनेट जो होते हैं इसकी जगह पे आप इलेक्शन करवाओ उसमें जाने के लिए। तो अपोजिशन टू अपर बर्मा एनेक्शन, देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें ये भी बोला गया कि जो अपर बर्मा का एनेक्सेशन किया गया है उसके अपोज़ किया इन लोगों ने। और मिलिट्री स्पेंडिंग में जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था उसको कम करने की मांग की गई। एबिलिटी टू हैव प्रीवियसली फॉरबिडन फाइनेंशियल चैट्स, ठीक है। देखिए एबिलिटी टू हैव प्रीवियसली फॉरबिडन फाइनेंशियल चैट,
देखिए इस एक्ट के पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था 1861 का एक्ट, उसमें ये बोला गया था कि जो फाइनेंशियल मैटर है या फिर जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसको क्या कहते हैं डिस्कस करने से पहले हमें गवर्नमेंट क्या कहते हैं गवर्नमेंट से लेजिस्लेटिव काउंसिल को परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। तो अब क्या बोला गया कि जो फाइनेंशियल चैट है इसमें डिमांड की गई, ये अभी डिमांड चल रही है कि कांग्रेस ने जो डिमांड की है उसमें क्या क्या है कि जो फाइनेंशियल चैट्स होंगी, जो फाइनेंशियल जो बातें होंगी उसको कहते हैं प्रीवियसली हमको डिस्कस करने का हमको छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। एक तरह से ये बोला गया कि जो फाइनेंशियल मैटर है उस पर डिस्कशन होना चाहिए और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसमें छूट देनी चाहिए, ठीक है। उसमें ज़्यादा स्टॉप उसमें क्या कहते हैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब डिमांड थी कांग्रेस की। तो रिएक्शन क्या आया ब्रिटिशर्स का, लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे उस समय के, उन्होंने कन्वीन किया एक कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन, जिस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करो। ऑन द अदर साइड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने इस आइडिया को ही अपोज कर दिया कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 से 12 मेंबर पहले नॉमिनेट किए जा रहे थे, जिसमें आपको मैंने बताया था बनारस राजा बनारस ये लोग जो सिलेक्ट होते थे, नॉमिनेट होते थे, उनकी जगह पे इलेक्शन होने चाहिए, ये बोला गया था। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पूरी तरह से इसको अपोज कर दिया, ठीक है। हाउएवर ही एग्रीड टू इनडायरेक्ट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट जो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन था उसको एक तरह से एग्री हो गए इस चीज़ पे, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट के थ्रू, ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि इंक्रीज द साइज ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, देयर बाय इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट ऑफ इंडियन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट थी ना उसमें क्या कहते हैं इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे भी बढ़ जाए और क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडियंस का एंगेजमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसमें बढ़ जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इसके पीछे का 1892 का, ये था कि नेशनलिज्म बढ़ चुका था, 1885 में आईएनसी बन चुकी थी, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन जो उनकी डिमांड थे उनके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आईसीएस को जो है साइमल्टेनियसली इंग्लैंड और इंडिया में होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, और इलेक्शन होने चाहिए नॉमिनेशन की जगह पे। अपोजिशन बर्मा एनेक्सेशन पे अपोजिशन किया इन लोगों ने, मिलिट्री पे जो स्पेंडिंग हो रही थी उसको रिड्यूस करना चाहिए और जो फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कशन होना चाहिए पहले, जो पहले क्या कहते हैं ब्लॉक किया गया था। डफरिन ने ये बोला, जो रिएक्शन आया कि एक कमीशन बनाया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो क्या कहते हैं इलेक्शन था डायरेक्ट इलेक्शन की बात जो कही गई थी डिमांड में, उसको पूरी तरह से अपोज कर दिया उस आइडिया को और एग्री किस पे कर गए, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन पे। ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियंस का जो क्या कहते हैं साइज़ थी इंक्रीज़ करनी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में और इंगेजमेंट ऑफ इंडियंस बढ़ाना था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। किस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब इसके फीचर्स देखते हैं, एक्ट के फीचर क्या थे। आइए डिस्कस करते हैं जो की प्रोविजन थे 1892 के एक्ट के, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो सारी चीज़ें डिमांड की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, उसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट के थ्रू बोला गया कि रेस कर दिया गया नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, ठीक है। जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको इंक्रीज़ कर दिया गया और ऑफिशियल जो मेजॉरिटी थी एज इट इज़ रखी गई, ठीक है। जो मेजॉरिटी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वो तो ऐसी रखी गई, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको क्या कहते हैं इंक्रीज़ कर दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे 6 से 12 थे पहले, अब क्या हुआ कि उनको बढ़ा दिया गया और अब 10 से लगभग 16 कर दिया गया। मतलब कि जो गवर्नर जनरल मैं बोल रहा हूँ, जो वायसराय काउंसिल थी, वायसराय जो हुआ करता था उसके साथ 4 + 1 ज्यूरी हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले जो इससे पहले वाले एक्ट में 1861 में वो आपके कितने थे, 10 से 12 थे, अब कितने कर दिए गए, 6 से 12 थे, अब 10 से 16 कर दिए गए लगभग, ठीक है। प्लस नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे वो 10 से 16 कर दिए गए। इनका अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे आने लगे, ठीक है। इसमें इस एक्ट के थ्रू ये तो एक्सेप्ट कर लिया गया कि अब नॉमिनेशन के थ्रू नहीं, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आप आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए वही सीट दी गई है अलग अलग प्रेसिडेंसीज में। नॉन ऑफिशियल मेंबर कितने थे, बॉम्बे में 8, मद्रास में 20, बंगाल में 20, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में 15 और अवध में भी 15। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें मिनिमम मेंबर 10 हो सकते थे और मैक्सिमम 16, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए ये
लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल में जो हुआ करती थी उसमें 10 मिनिमम और 16 मैक्सिमम हो गए थे, जो पहले 6 और 12 के रिस्पेक्ट में थे। ठीक है, इस तरह से चीज़ें इसमें क्या कहते हैं ऐड की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि इन 1892 आउट ऑफ 24 मेंबर्स ओनली 5 वर इंडियंस। देखिए जो कहते हैं 24 मेंबर हुआ करते थे टोटल, उसमें से सिर्फ 5 इंडियंस हुआ करते थे। ठीक है, 5 इंडियंस भी हुआ करते थे। द मेंबर वर गिवन टू राइट टू आस्क अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछ सकते थे किस चीज़ पे, बजट पे। तो पहली बार देखिए 1861 में वो बजट पे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे, ना वो क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ, ना वो क्वेश्चन ही पूछ सकते थे। बजट पे क्वेश्चन पूछने की बात ही है, बजट को डिस्कस नहीं कर सकते थे और क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। यहाँ पर ये बोला गया कि आप बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, विच वॉज बार्ड इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो बैन था। और मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जो होगा ना, बट पब्लिक इंटरेस्ट पे भी आप क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन पूछोगे उसके लिए आपको 6 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, बट हैड टू गिव नोटिस ऑफ 6 डेज़। मतलब आप बजट पे जो क्वेश्चन पूछोगे और पब्लिक इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन पूछोगे उसके लिए उसके पहले आपको 6 दिन की पहले नोटिस देनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन पूछने वाले हो। दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यहाँ पर भी ये था कि अगर आप बजट में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने नहीं दिया जाएगा। आप एक ही बार क्वेश्चन पूछेंगे और पूछ सकते हैं जो पूछना है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द अथॉरिटी टू सेट रूल्स फॉर मेंबर नॉमिनेशन। ठीक है, जो मेंबर का नॉमिनेशन होता था, ठीक है, उसके लिए रूल्स जो है गवर्नर जनरल काउंसिल बनाती थी। ठीक है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। ठीक है, अप्रूवल कौन करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था। टू इलेक्ट मेंबर ऑफ काउंसिल एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड। मैंने अभी आपको बताया कि जो क्या कहते हैं काउंसिल में 10 से 16 मेंबर अब ऐड होने लगे थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन बेस पे आएंगे अब। ठीक है, नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेंबर कहाँ से आते थे ये लोग, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल कुड बी रिकमेंडेड बाई, कौन रिकमेंड करता था, यूनिवर्सिटीज़ करती थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करते थे, म्यूनसिपैलिटी करती थी और ज़मींदार किया करते थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया करता था। ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं एक तरह से रिकमेंड करते थे नाम को और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होने लगा और ये लोग क्या कहते हैं रिकमेंड करने लगे। और इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंट्रोड्यूस, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर। और प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसके बेसिस पे होता था, जितने भी ये रिकमेंड करते थे यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, ज़मींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करते थे। और जो मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे ये लोग रिकमेंड करते थे और मेंबर्स के बीच इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था और वो इलेक्ट होके जाते थे इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, ओके। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर गिवन मोर पावर। जो प्रोविंस में जो क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उनको ज़्यादा पावर दी गई, इंक्लूडिंग एबिलिटी टू प्रपोज न्यू लॉ, नए लॉ को प्रपोज कर सकते थे या फिर रिपील कर सकते थे ओल्ड लॉ को, विद द गवर्नर जनरल असेंट। गवर्नर जनरल असेंट, ये गवर्नर जनरल असेंट लिख दिया है, गवर्नर जनरल नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए वायसराय असेंट। ठीक है, वायसराय के असेंट से वो क्या कहते हैं एक तरह से रिपील कर सकते थे ओल्ड लॉ को और नए लॉ को प्रपोज कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज़्यादा पावर दी गई। ओके, इन द इवेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था, जहाँ पर ये देखिए वायसराय प्लस 4 प्लस 1 ज्यूरी प्लस 10 से 16 मेंबर हुआ करते थे, द गवर्नर वॉज गिवन द अथॉरिटी टू फिल द सीट। ठीक है, गवर्नर नहीं, द वायसराय, देखिए हर जगह गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, Viceroy was given to authority to fill the seat, while the case of provincial legislature, जो क्या कहते हैं जो वायसराय था was given the authority। ठीक है, देखिए इस पॉइंट में बोल क्या रहा है, इस पॉइंट में बोल रहा है कि जब सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात आती है तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जब भी अथॉरिटी को सेल्फ फिल करनी होती थी तो वायसराय जो था वो गिवन अथॉरिटी थी उस समय। ठीक है, लेकिन जब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात आती है तो जो प्रोविंसेस में जो गवर्नर हुआ करते थे उनके पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो क्या कहते हैं अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या कहते हैं सीट को फिल कर सकें। ठीक, तो ये था कुछ प्रोविज़न जो आपके 1892 के थे।
ठीक है, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक, उसके थे प्रोविज़न ये। अब जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या हुआ था कि इसने क्या किया था, रेज कर दिया था नॉन ऑफिशियल मेंबर को, जो पहले 6 से 12 हुआ करते थे अब वो 10 से 16 हो गए, ठीक। और क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इसने नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या को बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी अपने पास ही रखी, ठीक। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में है, जिसमें क्या कहते हैं संख्या कहाँ पर कितनी कर दी गई थी, इसको आप पढ़ लीजिए कि बॉम्बे में, मद्रास में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, अवध में। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मिनिमम जो 10 कर दिया गया और मैक्सिमम 16 कर दिया गया, यही इसमें किया गया था। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हाँ ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए 1892 में 24 मेंबर जो थे उसमें से 5 सिर्फ 5 ही इंडियंस थे, याद रखिएगा ये हमेशा, जिनके पास राइट टू आस्क का क्वेश्चन था बजट पे। इससे पहले 1861 में ये बोला गया था कि आप बजट पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, आप बजट को भी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि आप बजट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है ना उस पर भी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, आपको 6 दिन पहले ही उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा 6 दिन पहले, ठीक। और लेकिन एक क्या कहते हैं रोक दिया गया एक काम करने से कि आप जो है जब पब्लिक इंटरेस्ट मैटर पे या फिर बजट पे क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद आप कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो रूल को सेट करती थी मेंबर नॉमिनेशन के लिए, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो नॉमिनेशन के जो रूल्स थे वो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल नहीं होगी, यहाँ पे वॉइसराय की काउंसिल होगी, ओके। वॉइसराय की जो काउंसिल थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, वो कहते हैं रूल को डिसाइड करते थे, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वो रिजर्व रखते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया ना कि जो कहते हैं 10 से 16 जो मेंबर थे उनको अब इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे चुना जाएगा, और उसके लिए कौन रिकमेंड करेगा, कौन सी अथॉरिटी रिकमेंड करेगी, यूनिवर्सिटीज़ से रिकमेंडेशन आती थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रिकमेंडेशन आता था, म्यूनसिपैलिटी इसको रिकमेंड करती थी, ज़मींदार रिकमेंड किया करते थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करते थे। अब इन लोग के रिकमेंडेशन पे जो मेंबर होते थे उनके बीच में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था और वो इलेक्ट होके ये 10 से 16 वाले एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में चले जाते थे, ठीक है। पहली बार क्या हुआ कि इसी वजह से यहाँ पर एक क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन का। देखिए यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके पास ज़्यादा पावर दे दी गई, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रपोज न्यू लॉ, नए लॉ बना सकते हैं या फिर पुराने लॉ को वो स्क्रैप कर सकते हैं विद द वॉइसराय परमिशन। वॉइसराय के असेंट से वो पुराने लॉ को हटा भी सकते हैं और नए लॉ को बना सकते हैं, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर के केस में जो अथॉरिटी था वो वॉइसराय हुआ करता था, ठीक है, जो सीट को फिल कर सकता था, ठीक है। और जब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के केस में जो प्रोविंस का गवर्नर हुआ करता था वो अथॉरिटी हुआ करता था जो सीट को फिल करता था, ठीक है। अब इसको एक बार आप क्या कहते हैं रिवाइंड करके सुनेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है या फिर आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं असेसमेंट, देखते हैं कि असेसमेंट क्या क्या निकला, ठीक। असेसमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, ओके। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। था क्योंकि देखिए इसमें मेंबर बढ़ा दिए गए थे, 10 से 16 कर दिए गए थे और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी, ठीक। प्रपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, ठीक है, सब कुछ हो रहा था। द एक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब ये मैंने आपको बताया था, देयर बाय इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट ऑफ इंडियन का एंगेजमेंट बढ़ गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। अब इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब प्रोविंशियल लेवल पे क्या कहते हैं इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बढ़ गया और फर्स्ट स्टेप इसको बोला गया।
The act created the stage for the development of revolutionary forces in India because British only made a minor concession. ठीक है, मतलब कि एक तरह से रिवोल्यूशनरी फोर्सेस इन इंडिया में डेवलप होने शुरू हो गए, क्रिएट कर दिया गया, स्टेज बना दिया गया एक तरह से. ठीक है, अब इंडियंस अपनी बात ज़्यादा पहुंचा सकते थे ना एडमिनिस्ट्रेशन तक, समझ रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं. अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. ओके, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. ये मॉर्ले जो हैं इन्हीं को देखिए, पहले जो नाम आता है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा वायसराय, उस समय के वायसराय, और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो ये मॉर्ले हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये हैं मिंटो, ये हैं आपके वायसराय उस समय के. ठीक, 1909 के. देखिए अब इससे पहले 1892 में इससे पहले वाला आया था इंडियन काउंसिल एक्ट. उसके बाद क्या क्या इवेंट है ये भी तो इम्पॉर्टेंट है. देखिए इसके बाद क्या इवेंट होते हैं. यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है 1904 में, लॉर्ड कर्जन लाते हैं, कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है रिवोल्यूशनरी पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब कि उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. 1905 के बाद से चीज़ें बदलने लगती हैं, जब आपका कहते हैं बंगाल विभाजन होता है, हैं बंगाल विभाजन होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं ये सब कंडीशन हो रही होती है. 1907 में देखिए सूरत स्प्लिट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का. ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो जाते हैं. और उसके बाद देखिए ढाका जो है, मतलब कि ये जो आपका मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी तो होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है इसी बीच. और क्या कहते हैं शिमला एग्रीमेंट होता है ब्रिटिश और मुस्लिम के बीच में. ठीक, तो ये सारी चीज़ें कंडीशन हो रही होती हैं, तभी ये एक्ट आता है. और सेपरेट इलेक्टोरेट की पहली बार बात की जाती है. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है मुस्लिम्स के लिए, इलेक्टोरेट. ठीक है, और यही सबसे बड़ी जीत थी मुस्लिमों की, और यहीं से क्या कहते हैं समझ लीजिए एक तरह से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है पाकिस्तान का बाद में जाके. ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं. ये थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने आपको बताया, अभी भी और बताऊंगा. ठीक है, चलिए देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था ना, उसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. अभी मैंने बताया कि मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. ठीक, और मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और वायसराय कौन था, मिंटो थे. ठीक है, तो क्या हुआ कि डिमांड जो थी मॉडरेट्स की विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो पहली बात तो एक चीज़ याद रखिए, जो उस समय मॉडरेट हुआ करते थे ना कांग्रेस में, वो ये सोचते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे हैं इंडिया में, ये वो ब्रिटिशर्स नहीं हैं, ये इनके बारे में इंग्लैंड में पता नहीं है लोगों को. ठीक है, इंग्लैंड में इनके बारे में पता नहीं है कि ये किस तरह से इंडिया में रूल कर रहे हैं, कैसे ये लोग क्या कहते हैं गलत तरीके से रूल कर रहे हैं. इसीलिए आप देखिए दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, DBN ने एक किताब लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल. मतलब कि ब्रिटिश के जो हैं जिस तरह से रूल कर रहे हैं वो ब्रिटिश नहीं कर रहे हैं, ये बताना चाहते थे दुनिया को. ठीक है, ठीक, ये बुक लिखी थी उन्होंने. ठीक है, अच्छा चलिए, तो डिमांड ऑफ मॉडरेट विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही थी. एंड बूस्ट इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी भी बात हो गई थी. इट इम्प्लीमेंटेड इलेक्शन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम. इस एक्ट के थ्रू ना पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया इलेक्शन सिस्टम को. और 1861-1892 इंडियन काउंसिल एक्ट वर मॉडिफाइड बाय दिस एक्ट. इस एक्ट के थ्रू मॉडिफाइड किया गया. देखिए क्या हुआ था ये बात करते हैं. द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वो फेल हो चुका था. फुलफिल द लेजिटिमेट गोल ऑफ द कांग्रेस. जो कांग्रेस का गोल था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना है. ठीक है, मॉडर्न मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात अपनी बतानी है, देश में मतलब कि सुधार करना है. ठीक है, वो एक तरह से फेल होता हुआ नज़र आ रहा था. फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया बंगाल को 2 हाफ में. ठीक, मुस्लिम मेजॉरिटी अलग हो गए, हिंदू मेजॉरिटी अलग हो गए. इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक, द ब्रिटिश रूलर फेल्ट दैट इंडियन गवर्नेंस नीडेड टू बी इम्प्रूव्ड एज अ रिजल्ट. ठीक है, जो मतलब कि इंडियन गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एज अ रिज़ल्ट वो इम्प्रूव होना चाहिए. ठीक है, अलॉन्ग विद दीज चेंजेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडवोकेटेड फॉर द इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट.
देखिए ये सब चेंजेस तो हुए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाह रही थी, एडवोकेट कर रही थी उस समय इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब एक तरह से सेल्फ रूल चाह रही थी, ठीक है। और फॉर्मली कांग्रेस लीडर वर मॉडरेट बट रेडिकल लीडर्स हु एडवोकेटेड फॉर द मोर एग्रेसिव मेथड वर ऑन राइज। देखिए क्या हो रहा था कि मॉडरेट की जब बात क्या कहते हैं सक्सेसफुल नहीं हुई ना, और जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो पहली बार लोगों को, मतलब कि लाल पाल बाल उस समय बहुत एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे, लाला लाजपत राय, कहते हैं विपिन चंद्र पाल, और क्या कहते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल, हाँ लाल बाल पाल, ठीक है। तो जब बंगाल का विभाजन हो गया तो इन लोग को लगा कि मॉडरेट जो है ना, मॉडरेट अपनी बात तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से ये लोग बहुत सीमित एरिया तक हैं, और ये क्या कहते हैं ब्रिटिश की साथ लगे हुए हैं कि वो उनके साथ लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कहते हैं इंडियंस को ये छूट देंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो एक्सट्रीमिस्ट बहुत हावी होना शुरू हो गए 1907 में, इसीलिए सूरत स्प्लिट हो जाता है, और सूरत स्प्लिट में मॉडरेट अलग हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस में ही स्प्लिट हो जाता है। तो इन द आईएनसी मेड फर्स्ट क्लेम होम रूल इन 1906, 1906 में पहली बार होम रूल के लिए क्या कहते हैं क्लेम करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं मॉर्लेस से मिलते हैं इंग्लैंड में और इम्फेसाइज करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफॉर्म, जो रिफॉर्म हो रहा है उसके सिग्निफिकेंस को इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री में चल रहा था। एक्ट तो अभी मैं डिस्कस करूंगा, एक्ट के जो फीचर हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये तो हिस्ट्री में क्या चल रहा था ये मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा एक वो कर दिया हूँ, पॉइंट बना दिया हूँ। फिर ये भी देखिए, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। देखिए क्या हुआ कि 1906 में एक डेलीगेशन जो है शिमला में आगा खां के नेतृत्व में मिंटो से मिलता है, लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो यानी वायसराय थे इस समय, और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इन द व्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मुस्लिम वर मेकिंग टू द डिफेंस ऑफ एम्पायर, ठीक है। एक तरह से आगा खां के अगुवाई में ये शिमला में डेपुटेशन मिलता है किससे, लॉर्ड मिंटो से, उस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, ठीक है, और ये बोलता है कि हमेशा वो ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंस में खड़े रहेंगे, ठीक है। द सेम ग्रुप क्विकली टुक ओवर मुस्लिम लीग, और यही ग्रुप जो था ना मुस्लिम लीग को क्या कहते हैं टुक ओवर कर लेता है, अपने अंदर में ले लेता है। और बाय इनिशियली जो कि क्या कहते हैं मुस्लिम लीग जो शुरुआत की गई थी वो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका के द्वारा शुरुआत की गई थी विद नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क के द्वारा 1906 में दिसंबर में। बाद में ये जो आगा खां का ग्रुप है ना ये टुक ओवर कर लेता है इसको। और मुस्लिम लीग जो है इंटेंटेड टू प्रीच लॉयल्टी टू एम्पायर, मतलब कि वो ये दिखाती है कि हम लोग कहते हैं लॉयल हैं एम्पायर के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए, और मुस्लिम इंटेलिजेंशिया जो है ना कांग्रेस से हमेशा अलग रहेगी, ये भी इन्होंने प्रूव किया। जॉन मॉर्ले द लिबरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड कंजर्वेटिव वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, मिंटो बिलीव दैट क्रैकिंग डाउन अपराइजिंग ऑफ बंगाल वॉज नेसेसरी, मतलब कि जो बंगाल में जो अपराइजिंग हो रही थी उसको कहते हैं क्रैक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, बट नॉट सफिशिएंट फॉर द रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी टू द ब्रिटिश राज आफ्टर लॉर्ड कर्जन पैटर्नाइजिंग ऑफ बंगाल। देखिए बंगाल में ना उस समय बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, 1907 के आसपास की बात है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत सारे हुए उसमें उस समय, और उसको क्रैक डाउन करना बहुत ज़रूरी था और इस्टेब्लिश करना था और स्टेबिलिटी लानी थी, तो बहुत ज़रूरी हो गया था उस समय, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। और दे बिलीव द ड्रामेटिक स्टेप वॉज रिक्वायर्ड टू पुट हार्ट इन टू लॉयल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन अपर क्लास एंड द ग्रोइंग वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो बिलीव करते थे एक तरह से कि जो कहते हैं अपर क्लास एलिमेंट्स है वो लॉयल है, हम कहते हैं ब्रिटिश के लिए, ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है, हिस्ट्री में। तो अब क्या होता है ना कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में। चलिए देखिए उसके फीचर्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इसमें, चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई, क्योंकि 1861 और 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इस काउंसिल एक्ट के थ्रू उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारी मॉडिफिकेशन किए गए, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, इसने इंक्रीज़ कर दिया क्या, साइज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसने इंक्रीज़ कर दिया 1909 ने, ठीक है, 1909 में, इसी को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा,
अब क्या था कि ब्रिटिश क्या चाहते थे ना, ब्रिटिश क्या चाहते थे, कहीं पे जगह हो देखें, बताता हूँ। देखिए ब्रिटिश बहुत चालाक थे, याद रखिएगा। देखिए मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट तो दे रहे थे वो, ठीक है, लेकिन जो इंडियन जो मॉडरेट थे उनको भी वो दुखी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, उनको भी वो दुखी नहीं करना चाहते थे, याद रखिएगा। तो इसके लिए उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि मुस्लिम को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं तो क्या होता है कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाला पोर्शन छूट रहा था ना, तो वो क्या कर रहे थे कि मॉडरेट को ये पावर दे रहे थे कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेट जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ताकि देखिए दिमाग लगा रहे थे लोग। और जो मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे एक्सेस टू देयर पॉपुलेशन, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है सेपरेट इलेक्टेड के बेसिस पे, वहाँ पे क्या कहते हैं मुस्लिम को पावर दे रहे थे कि आप रिप्रेजेंटेशन ले लो, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे मतलब कि ये बोला गया कि आप जो मतलब कि मॉडरेट को ये बोल दिया गया कि आप वोट दे सकते हो, किस में दे सकते हो, बजट के कुछ पार्ट पे आप वोट दे सकते हो, है ना। देखिए दिमाग लगा रहे थे ना। यहाँ पे जब क्या कहते हैं एक्सेस रिप्रेजेंटेशन मिला, रिप्रेजेंटेशन एक्सेस मिला मुस्लिम्स को, हाँ रिप्रेजेंटेशन एक्सेस मिला, तो यहाँ पर मॉडरेट्स के लिए क्या कर दिया गया कि वोट कर सकते हो सम पार्ट ऑफ द बजट पे, ठीक है, ये दिमाग लगाया इन्होंने। अच्छा और क्या बोला इन्होंने, देखिए एक मिनट, देखिए और क्या बोला इन्होंने कि इनके लिए ना लोअर इनकम क्वालिफिकेशन रखी गई कि आप जो है मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हो, लोअर इनकम क्वालिफिकेशन इनके लिए रखी गई, ठीक है, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। हाँ क्योंकि देखिए उस समय इतना इंटेलिजेंशिया इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इनके लिए लोअर इनकम क्वालिफिकेशन रखी गई, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मॉडरेट के लिए इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में ना रेजोल्यूशन पास किया और लॉ इम्प्लीमेंट कर सकते थे। देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मॉडरेट क्या कर सकते थे, रेजोल्यूशन क्या कहते ला सकते थे और लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे, ये पावर दे दी, ठीक है, ये दिमाग लगाया इन लोगों ने, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आया कि नहीं कि मुस्लिम्स और मॉडरेट इनके बीच में कोई दिक्कत ना पैदा हो, हाँ कि मुस्लिम को हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं और क्या कहते हैं एक्सेस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और क्या कहते हैं लोअर इनकम क्वालिफिकेशन रख रखा है इनके लिए, तो मॉडरेट्स को बुरा ना लगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, बजट मतलब कि पूछ सकते हो, और वोट जो है क्या कहते हैं कर सकते हो सम पार्ट ऑफ द बजट पे, बजट के कुछ पार्ट में आप वोट भी कर सकते हो, और सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में आप रेजोल्यूशन पास करा सकते हो और लॉ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये पावर दे दी मॉडरेट्स को, ठीक है, ये चल रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, अब देखते हैं फीचर में क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ें कुछ फीचर तो मैंने आपको बता ही दी है उसके थ्रू। अब देखिए इंक्रीज़ कर दिया साइज़ को, किसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, एक मिनट, ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, बोथ कहाँ पर, सेंट्रल में भी और प्रोविंस में भी। अब क्या हुआ कि कितने कर दिया, देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रेज किया तो 16 से 60 तक कर दिया, ठीक है, और द नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म नहीं था, वो कितने भी हो सकते थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 हो गया इंक्रीज़, और इसमें क्या कहते हैं नॉट यूनिफॉर्म कर दिया, ठीक है। रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है। देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना इन्होंने अपनी ऑफिशियल मेजॉरिटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली मेजॉरिटी को इन्होंने रिटेन रखा, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को इन्होंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। तो मतलब प्रोविंस में ये लोग क्या कहते हैं, देखिए ऑटोनॉमी दे रहे हैं धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्टेड मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर थे टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, और लोकल बॉडीज़ वर इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ, विच इन टर्न वुड इलेक्ट मेंबर्स, जो बाद में क्या कहते हैं मेंबर्स को इलेक्ट करते थे ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, हु इन टर्न वुड इलेक्ट मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो मतलब क्या हुआ कि ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करते थे, ठीक है, और लोकल बॉडीज़ जो थी एक इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाती थी जिसमें वो कहते हैं
जिसके थ्रू वो इलेक्ट करती थी एक मेंबर को, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए चुना जाता था, जो कि बाद में इलेक्ट हो जाता था सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया ना, इस एक्ट के थ्रू इनलार्ज कर दिया डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसके फंक्शन को इनलार्ज कर दिया। किस लेवल पे? एक तो सेंट्रल लेवल पे था और एक प्रोविंशियल लेवल पे था, तो बोथ लेवल पे इन्होंने उसके फंक्शन को इनलार्ज कर दिया। कैसे कर दिया? अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है। तो यही चीज़ कर दिया कि सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेवल पे जो थी उसमें वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। रेजोल्यूशन मूव करा सकते थे बजट पे, और बजट पे वो क्या कर सकते थे, वोट भी कर सकते थे कुछ पार्ट्स पे। समझिए, समझ में आ गया आपको? और लॉ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए अब जब क्या कहते हैं सब कुछ हो रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं पहली बार ये बोला गया कि पहली बार इंडियंस का एसोसिएशन हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ऑफ द वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इंडियंस का एसोसिएशन हुआ, और गवर्नर के क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हुआ क्या कहते हैं आपका इंडियंस का एसोसिएशन हुआ। तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र पी सिन्हा, ये पहले फर्स्ट इंडियन थे जो क्या कहते हैं वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं इस एक्ट के थ्रू। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इनको बनाया गया। 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडियन अफेयर्स, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के शुरुआत में मैं बता रहा था ना कि उसके पास भी काउंसिल हुआ करती थी, तो 2 इंडियंस को उसमें नॉमिनेट किया गया कि इंडियन अफेयर्स के साथ डील करने के लिए, ठीक है, उसमें। और वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहले इंडियन थे जिनको ज्वाइन किया गया, और वो लॉ मेंबर बने उसके। अच्छा, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर मुस्लिम। अब देखिए दिमाग तो था ही, देखिए मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम्स के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चुना ही था, ठीक है। इसीलिए जो मॉडरेट थे उनको अपीज करने के लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बजट पे वोट करने का क्वेश्चन, लॉ इम्प्लीमेंट करने का क्वेश्चन, रेजोल्यूशन मूव कराने का क्वेश्चन, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बनाने का तरीका इन्होंने ढूंढा कि मॉडरेट जो हैं वो क्या कहते हैं विरोधी ना हो जाए इंग्लिश ब्रिटिश एम्पायर के, ठीक है। ये भी करना शुरू कर दिया इन्होंने, और इंट्रोड्यूस किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स के लिए बाय एक्सेप्टिंग द concept of separate electorate. Under this the Muslim member were to be elected only by Muslim voters। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही था कि एक्सेस रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे मुस्लिम्स का होगा, और तो वहाँ पर मुस्लिम वोटर ही क्या कहते हैं वोट देंगे, और जो मुस्लिम मेंबर है वो चुना जाएगा ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। दस द एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इनको बोला जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट ने प्रोवाइड किया सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रेसिडेंसी, जो कॉरपोरेशन हुआ करती थी उसके लिए भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी, याद रखिएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी इन्होंने एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिया, और जमींदार्स के लिए भी दिया। तो ये थे फीचर्स 1909 के आपके इंडियन काउंसिल एक्ट के फीचर्स थे कुछ, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मेंबर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर टू बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। जो मतलब फेडरल मतलब सेंट्रल लेवल पे जो थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनके जो मेंबर थे उनको 4 ग्रुप में बांटा गया था। एक थे एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो जो मेंबर थे वो वायसराय एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है, वायसराय एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ठीक है। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर कौन थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ करते थे, जिनको नॉमिनेट कौन करता था? वायसराय करता था, ठीक है, वायसराय करता था, ठीक है। नॉमिनेटेड एंड ऑफिशियल मेंबर जो थे नॉमिनेटेड बाय द वायसराय बट वर नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ करते थे। इलेक्टेड मेंबर कौन हुआ करते थे? इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था इलेक्टेड मेंबर कि कहाँ से जो रिकमेंड किए जाते थे, यहाँ मैंने बताया हुआ है आपको, देखिए।
कहाँ गया? अच्छा, वो पहले से ही था, क्या कहते हैं 1892 में मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए रिकमेंड किया गया है कि ज़मींदार रिकमेंड कर रहे हैं, म्यूनसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये सब रिकमेंड करते थे। 1892 के एक्ट में दिया था वो, ठीक है। अच्छा, ओके, तो वो रिकमेंड किए जाते थे, तो वो इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बना दी थी ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, काफ़ी लेंदी हो गया प्रोसेस ना, तो यहाँ पे आपको हल्के से समझ में आएगा। देखिए क्या हुआ था इस एक्ट के थ्रू, इंक्रीज़ कर दी गई थी साइज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को। फिर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो बढ़ा दी गई थी। हाँ, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आ गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मोर फंक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, फंक्शन को कुछ ज़्यादा ही फंक्शन दे दिए गए थे, जैसे रेजोल्यूशन ऑन बजट, बजट पे रेजोल्यूशन, वोट भी कहते हैं, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, वोट भी कर सकते थे, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट पे आप बात कर सकते थे, ठीक। उसके बाद आपको कहते हैं लॉ इम्प्लीमेंट करने की ताकत दे दी गई थी। किसको दी गई थी? वैसे मॉडरेट्स को दी गई थी, क्योंकि उस समय एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वही थे। और सम एक्सेप्शन लाइक आर्म फोर्सेस, फॉरेन अफेयर एंड इंडियन स्टेट्स, इनके बारे में भी कुछ कहते हैं फंक्शन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दिए गए थे। इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स हुआ था, रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था वो एक्सेस टू द देयर पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं कैंडिडेट है वो चुना जाएगा, ठीक है। और लोअर इनकम क्वालिफिकेशन डाल दी गई थी। और एक चीज़ और किया गया था कि जो मतलब कि हाँ, लोअर इनकम क्वालिफिकेशन दे दी गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट में, ठीक है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एंट्री टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कोई इंडियन जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार घुसा था, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लॉ मेंबर बनाया गया था उसका, ठीक है, लॉ मेंबर थे ये। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 की, इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए 1918 में, पहली बात तो याद रखिए कि इस बीच क्या चल रहा था हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में याद रखिए वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, ओके। और 1990 आते आते ये ख़त्म हो गया था। और उससे पहले 1919 ये जो रिफॉर्म आया था, इससे पहले देखिए क्या क्या हो गया था। गांधी जी आ चुके थे 1915 में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हो चुका था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई थी, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। फिर उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट ला दिया गया था, जिसमें नो दलील, नो वकील, नो अपील, ये कॉन्सेप्ट था रॉलेट एक्ट का, ठीक है। रॉलेट एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जिसमें बोला गया था नो दलील, नो अपील, ठीक है, नो वकील, ठीक। मतलब इसके थ्रू क्या बोला जाता था कि सेडिशन चार्जेस लगते थे, और उस सेडिशन चार्जेस में आपको क्या कहते हैं ये सब कुछ भी नहीं मिलता था, आप दलील भी पेश नहीं कर सकते थे, अपील भी नहीं कर सकते थे कहीं, और वकील भी आपको नहीं मिल सकता था। तो इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था, गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट भी बोला था, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही थी 1919 चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से पहले, ठीक है। और इसी बीच क्या कहते हैं अमृतसर में घटना हो जाती है ना, जलियांवाला बाग, अमृतसर घटना हो जाती है, जलियांवाला मैसेकर होता है 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, ठीक। और किस वजह से होता है कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो थे अरेस्ट कर लिए जाते हैं, और उनके लिए एक क्या कहते हैं मतलब सभा लोग जुटते हैं जलियांवाला बाग में, और उस समय धारा 144 लगी हुई होती है, जहाँ पे मतलब कि आपको 4 से ज़्यादा लोग कहीं पे आपको दिखे, ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते हैं। और ये बात पता लग जाती है जनरल रेनिल डायर को, और वो कहते हैं ओपन फायरिंग करा देता है, वहाँ पर हज़ारों लोग मारे जाते हैं, ठीक है। ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। तो इसके बाद क्या होता है कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्या कहते हैं जो उपाधि थी वो छोड़ दी थी नाइटहुड की, और गांधी जी ने भी एक क्या कहते हैं जो अफ्रीका में उनको मिला था एक कुछ ऑनर मिला था, वो भी वो त्याग देते हैं और ब्लैक एक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही थी 1919
चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आने से पहले। अब जब 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मॉन्टेग्यू स्टेट थे, सेक्रेटरी सॉस बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वायसराय कौन थे उस समय? चेम्सफोर्ड थे। प्रोड्यूस करते हैं एक स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड, ठीक है, रिफॉर्म विच लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, होता क्या है उसके बाद, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म विच केम इनटू फोर्स इन 1921। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था, लेकिन इन्फोर्स कब किया गया था? 1921 में किया गया था। ठीक है, द सोल पर्पज ऑफ दिस एक्ट वॉज इंश्योर इंडियंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। इस एक्ट का सोल पर्पज ये था कि इंडियंस को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देना। ठीक है, और द एक्ट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एट द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल, और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी यहीं से होती है। ठीक है, डायरकी यहीं से होती है। ठीक, प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी मिलती है इसी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू, और ये हैं आपके उस समय के वायसराय चेम्सफोर्ड, CHLMS फोर्ड। अब बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी लंबा एक्ट है और आपको थोड़ा अगर दिक्कत हो पानी वानी पी के बैठिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंज किया गया इस एक्ट के थ्रू? देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, ये मैंने आपको बताया अभी। द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी रूल ऑफ 2 इंडिविजुअल पार्टीज फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे क्या कहते हैं, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 8 प्रोविंसेस, 8 प्रोविंसेस में इनको इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ कहाँ? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास एंड पंजाब में यहाँ पर डायरकी को इम्प्लीमेंट किया गया। और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर गिवन मोर पावर, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको ज़्यादा पावर दी गई अंडर द सिस्टम ऑफ डायरकी। ठीक है, द गवर्नर वॉज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंसेस, जो गवर्नर होते थे, जो प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे वो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे प्रोविंसेस के। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट के थ्रू सब्जेक्ट का डिवीज़न किया गया, एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाई गई। ठीक है, जो ट्रांसफर्ड लिस्ट होती थी ना वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए होती थी, जो कि रिजर्व लिस्ट होती थी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को डील करती थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इस तरह से डील किए रहिए, समझ में आ जाएगा। तो द रिजर्व लिस्ट अंडर द सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, मतलब वो प्रोविंशियल लेवल पे है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंडर में है। ठीक है, थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट। ठीक, अभी हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो आपका रिजर्व लिस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है, थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ब्यूरोक्रेट। ठीक है, रिजर्व लिस्ट हो गई। इट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहते हैं इंक्लूड करता था, फाइनेंस मैटर को इंक्लूड करता था, लैंड रेवेन्यूज़ को इंक्लूड करता था, इरिगेशन को करता था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिजर्व लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जितने भी थे उसको रिजर्व लिस्ट में डाला गया था, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करते थे सबको रिजर्व लिस्ट में डाला जाता था, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर में आता था, जो कि सीधे गवर्नर उसको एडमिनिस्टर कर रहा था। ठीक है, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। ठीक, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे मिनिस्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम द अमंग इलेक्टेड मेंबर। जो इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो इलेक्टेड मेंबर होते थे, जो रिकमेंड करने पे आते थे, जैसे ज़मींदार करते थे, आपके क्या कहते हैं जो भी और भी लोग थे जो रिकमेंड किया करते थे, यूनिवर्सिटीज़ किया करती थी, वो इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर। जो इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे उसमें से कोई जो मिनिस्टर होता था वो एडमिनिस्ट्रेट करता था। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट को। ठीक है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को वो डील किया करते थे। ठीक, इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सब लॉ बने, ये अगर मान लीजिए सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं इन द प्रोविंसेस, तो गवर्नर को टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑल्सो। जैसे मतलब कि गवर्नर तो रिजर्व लिस्ट के क्या कहते हैं एडमिनिस्टर करता था
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती हुई दिख रही थी गवर्नर को प्रोविंशियल लेवल पे, तो वो क्या करता था कि जो भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे उसको वो खुद से डील करना शुरू कर देता था, ठीक है, वो अपने हाथ में ले लेता था। चलिए सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट भी थे इसमें, कौन कौन से थे देखिए। इट इंक्लूड द मैटर विच वर रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोविंसेस सच एज पब्लिक हेल्थ, local self-government, education, general administration, medical facilities, land revenue, water supply, famine, law and order, agriculture, etc. तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे इंक्लूड करते थे, स्पेसिफिक प्रोविंसेस के लिए हुआ करते थे, रिलेटेड थे। रिस्ट्रिक्शन इन इंटरफेरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन रिस्पेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट वाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर्ड। देखिए इसमें क्या किया जाता था, जो कुछ मैटर हुआ करते थे स्पेसिफिक प्रोविंसेस के लिए, वो ये थे जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी, और कुछ रिस्ट्रिक्शन था इंटरफेरेंस में। प्रोविंशियल, अभी प्रोविंशियल हम लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंडिया के लिए और जो वाइसराय हुआ करते थे वो कुड इंटरफियर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व जो सब्जेक्ट हुआ करते थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मतलब के रिस्पेक्ट में थे, उसमें वो कहते हैं इंटरफियर तो कर सकते थे, लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे ना, जो क्या कहते उसमें जो है ये इंटरफियर नहीं कर सकते थे, ये रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि प्रोविंस के केसेस में प्रोविंस के पास इतनी ऑटोनॉमी आ चुकी थी इस केस के थ्रू, डायरकी के थ्रू, कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वाइसराय थे, वो प्रोविंस में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके क्या कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट में वो इंटरफियर तो कर सकते थे, लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करता था उसमें वो क्या कहते हैं इंटरफियर नहीं कर सकते थे और रिस्ट्रिक्टेड था ये, ठीक है। पावर ऑफ गवर्नर की बात कर रहे हैं हम, तो गवर्नर जो होता था वो प्रोविंस का गवर्नर जो था कुड ओवर रूल द मिनिस्टर्स ऑन एनी ग्राउंड, मतलब कि मिनिस्टर को ओवर रूल कर सकता था किसी भी ग्राउंड पे दैट ही कंसीडर स्पेशल, जो उसके हिसाब से स्पेशल हुआ करता था, ठीक है। एंड ऑल्सो ही रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस, मतलब जो गवर्नर था उसके पास जितने भी जो भी फाइनेंसेस से रिलेटेड कहते हैं काम थे उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल था उसके ऊपर, गवर्नर पूरा कंट्रोल रखता था फाइनेंसेस के ऊपर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड इनिशिएट लेजिस्लेशन बट द गवर्नर्स असेंट वॉज रिक्वायर्ड। तो मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, जो क्या कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में हुआ करता था, ठीक है, वो कहते हैं इनिशिएट कर सकती थी लेजिस्लेशन को, लेकिन गवर्नर्स की असेंट जो है वो रिक्वायर्ड थी, समझिए। मतलब जो गवर्नर होता था प्रोविंसेस का वो पहले असेंट देगा, तब अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इनिशिएट करेगी लेजिस्लेशन को, समझ रहे हैं ना। द गवर्नर कुड वीटो बिल एंड इशू ऑर्डिनेंसेस, मतलब गवर्नर जो था वो बिल को वीटो भी कर सकता था और ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू जो आप एक्ट पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990, इसके थ्रू आपने क्या क्या सीखा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक, जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई इस एक्ट के थ्रू। एक मिनट, कैसे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई और किस 8 प्रोविंस में ये इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। उसके बाद कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको मोर पावर दी गई सिस्टम ऑफ डायरकी के थ्रू। गवर्नर वॉज एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया प्रोविंसेस का, क्योंकि देखिए गवर्नर जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड कर रहा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजर्व लिस्ट में आ रही थी, ठीक है। तो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट बनी इसके थ्रू, सब्जेक्ट डिवाइड हुए कुछ, ठीक है। उसके बाद बात की हम लोगों ने कि ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो नॉमिनेटेड मिनिस्टर के थ्रू क्या कहते हैं एडमिनिस्टर किया जाता था, ठीक, और जो कहते हैं रिजर्व लिस्ट थी वो गवर्नर उसको एडमिनिस्टर करता था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ जो उसके अंडर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ठीक। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं मशीनरी फेल हो रही होती थी, तो जो गवर्नर था ना, गवर्नर के पास ये पावर दी गई थी कि आप जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है ना उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट हुआ करते थे जिसके स्पेसिफिक प्रोविंस हुआ करते थे जिसमें
जिसके मैटर में जिसमें कुछ ऐसे मैटर को डील किया जाता था, जैसे पब्लिक हेल्थ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एजुकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबको। और कुछ रिस्ट्रिक्शन था इंटरफेरेंस में। कैसा रिस्ट्रिक्शन? जो क्या कहते हैं, आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था और जो वाइसराय हुआ करता था ना, ये जो है प्रोविंसेस के रिजर्व सब्जेक्ट में तो कहते हैं इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे उसमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते थे और ये रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है। जो गवर्नर की पावर थी वो ओवर रूल कर सकता था मिनिस्टर को एनी ग्राउंड पे, जिसको वो स्पेशल समझ, मतलब कि जो उसको सही लगता था, लगता था कि कुछ स्पेसिफिक बात है, उस ग्राउंड पे वो मिनिस्टर को ओवर रूल कर सकता था। और पूरी तरह से जो फाइनेंसेस का कंट्रोल था वो गवर्नर के हाथ में था। ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इनिशिएट कर सकती थी लेजिस्लेशन, बट गवर्नर का एसेंट ज़रूरी था। तो गवर्नर का एसेंट पहले से लेना था, तब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो कहते हैं आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट में आती है, वो क्या कहते हैं अपना इनिशिएट कर सकती थी लेजिस्लेशन। गवर्नर के पास वीटो पावर थी बिल के लिए, और इशू ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिफॉर्म होता है लेजिस्लेचर में, इसको देख लेते हैं अब। देखिए क्या हुआ रिफॉर्म in legislature. Provincial legislative council were further expanded हुई, and 70% of members were to be elected. अब जो इसमें 70% जो मेंबर हुआ करते थे ना, वो इलेक्ट होने लगे अब। ठीक है। द सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट वॉज फर्दर कंसोलिडेटेड, मतलब कि और भी क्या कहते हैं इसको कंसोलिडेट किया गया। जो क्लास कम्युनल और क्लास रिप्रेजेंटेशन था, इलेक्टोरेट था, उसको और बढ़ाया गया। वुमेन का पार्टिसिपेशन, राइट, वुमेन ऑल्सो गिवन राइट टू वोट। वुमेन भी राइट टू वोट की कैटेगरी में आ गए कि वो वोट कर सकती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कुड रिजेक्ट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट द बजट को रिजेक्ट कर सकती है, बट द गवर्नर कुड रिस्टोर इट। जो लेकिन गवर्नर के हाथ में ये पावर थी कि उस क्या कहते हैं, जैसे मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अगर मान लीजिए बजट के कुछ प्रोविज़न को रिजेक्ट कर दिया तो गवर्नर उसको रिस्टोर कर सकता है। ठीक है। अगर उसको गवर्नर को लगता है कि ये नेसेसरी है तब। लेजिस्लेचर इंजॉयड फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब लेजिस्लेचर के हाथ में ये पावर दे दी गई कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और आराम से किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते थे। ठीक, ये था रिफॉर्म लेजिस्लेचर में हुआ। ठीक है। इसको आप जरा एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। ओके। अब बात करते हैं कि वो तो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ। द मैटर्स विच वर नेशनल इम्पॉर्टेंस और रिलेटेड मोर देन वन प्रोविंसेस, जो एक से ज़्यादा प्रोविंसेस से रिलेटेड थे, वर गवर्नड एट द सेंट्रल लेवल, उस सेंट्रल लेवल पे गवर्न किए जाने लगे। जैसे आप आज यूनियन टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना, ऐसी बात कर रहे हैं। जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक डेथ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, वायर सर्विस एक्सेट्रा, ये सब जो है ना, ये क्या कहते हैं आपके सेंट्रल लेवल से गवर्न किए जाते थे। और सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर पावरफुल बनाया गया एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव बाय द, इस एक्ट के थ्रू मोर रिप्रेजेंटेटिव इसमें बनाए गए। ठीक है। और इसको मोर पावरफुल बनाया गया। एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव कैसे थी इसमें। द एक्ट मेड वायसराय द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वायसराय को चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। देयर हैड टू बी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ 8 मेंबर, 8 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से 3 जो थे ना वो इंडियन हुआ करते थे। ठीक है। द गवर्नर, द वायसराय कुड रिस्टोर कट्स इन ग्रांट। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा मैं वो बोल देता हूँ कि कहीं कहीं गवर्नर जनरल लिखा होगा, उसको आप क्या कहते हैं वायसराय से कंसीडर कीजिएगा, है ना। अगर मैं नहीं भूल जाता हूँ तो आप क्या कहते हैं समझ लीजिएगा कि वहाँ पे वायसराय है। लेकिन जब मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ ना, प्रोविंसेस में मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब सेंट्रल पे बात कर रहा हूँ तो वायसराय की बात कर रहा हूँ। तो द वायसराय कुड रिस्टोर कट इन ग्रांट, जो ग्रांट में कहते हैं कट होता था उसको वायसराय रिस्टोर कर सकता था। सर्टिफाई बिल रिजेक्ट बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इशू ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था और बिल को सर्टिफाई कर सकता था जो रिजेक्ट कर दिए जाते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा। ठीक है। पावर ऑफ वायसराय के बारे में देख लेते हैं। लेजिस्लेचर वॉज एड्रेस्ड बाय द वायसराय, जो लेजिस्लेचर थे, हाँ, उसको कौन एड्रेस करता था, वायसराय एड्रेस करता था।
ही कुड कॉल फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए वो बुला सकता था या फिर एडजर्न कर सकता था मीटिंग को, और इवन रिपील कर सकता था लेजिस्लेचर को वो रिपील भी कर सकता था। द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर वॉज 3 years। उस समय जो लेजिस्लेचर का टेन्योर था ना वो 3 साल हुआ करता था। उस समय जो लेजिस्लेचर का टेन्योर हुआ करता था वो 3 साल हुआ करता था। लेकिन अगर वायसराय चाहता था ना, उसको लगता था कि अगर इसको बढ़ाया जाना चाहिए तो वो दिखता था, अगर उसको सही लगता था तो उसको बढ़ा भी सकता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आया ना सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में क्या चीज़ चल रहा था। ठीक, रिफॉर्म इन लेजिस्लेचर यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखा था रिफॉर्म इन लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई थी। अब इस एक्ट के थ्रू ना बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया। द एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द लोअर हाउस और द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, दो द लेजिस्लेचर अंडर न्यू रिफॉर्म कुड नाउ आस्क क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्रीज, पास एडजर्नमेंट मोशन, वोट ए पार्ट ऑफ बजट। 75% ऑफ बजट वॉज स्टिल नॉट वोटेबल। ठीक है, देखिए क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू ना लेजिस्लेचर के पास एक पावर दे दी गई। ठीक है, क्या वो कर सकते थे, वो तो क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, पास कर सकते थे एडजर्नमेंट मोशंस, और बजट के कुछ पार्ट पे वोट कर सकते थे। लेकिन अभी भी 75% जो बजट था ना स्टिल नॉट वोटेबल, अभी भी वोट नहीं कर सकते थे वो 75% बजट पे। तो लेजिस्लेचर हैज़ वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर द वायसराय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर के पास अभी भी वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर द वायसराय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि लेजिस्लेचर तो अलग था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय की अलग थी। लेजिस्लेचर में क्या कहते हैं इंडियंस आ रहे थे, और क्या कहते हैं पहली बार क्या कहते हैं 1892 के 1909 में क्या कहते हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है लॉ मेंबर बने थे। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इसमें जब बात की गई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, तो अभी भी लेजिस्लेचर वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर वायसराय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कंपोजिशन ऑफ लोअर हाउस, द लोअर हाउस वुड कंसिस्ट ऑफ 145 मेंबर हु वर आइदर नॉमिनेटेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस। इट हैड ए टेन्योर ऑफ 3 years, 3 साल का होता था लोअर हाउस का टेन्योर। 41 लोग नॉमिनेट किए गए थे, 26 ऑफिशियल थे, 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर, और 104 जो है इसमें इलेक्टेड थे, जिसमें 12 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख और 20 स्पेशल लोग थे। ठीक है, ये कंपोजिशन है लोअर हाउस का, ये कंपोजिशन है अपर हाउस का, जिसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट बना दी गई थी, और अपर हाउस बोलते थे और लोअर हाउस बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यही जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसी यहीं पर लेजिस्लेचर की बात यही हो रही है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसका वर्चुअली कोई नो कंट्रोल ओवर द वायसराय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कंपोजिशन अपर हाउस, अपर हाउस वुड हैव 60 मेंबर हुआ करते थे, टेन्योर 5 साल का हुआ करता था, ओनली मेल मेंबर हुआ करते थे, 26 नॉमिनेट किए जाते थे, 34 इलेक्ट होते थे इसमें। ठीक है, चलिए पावर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करते हैं। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो बना था इसकी बात करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉयड अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंजॉय कर रही थी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन जब अभी हमने बात की क्या थी कि वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिर्फ रिजर्व लिस्ट पे ही अपना कंट्रोल कर सकते थे, हाँ, अपनी बात मनवा सकते थे। लेकिन मैंने बताया था ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिजर्व लिस्ट पे ही वो लोग अपना क्या कहते हैं कुछ ना कुछ कर सकते थे। ट्रांसफ़र लिस्ट में उनको ट्रांसफ़र जो क्या कहते हैं लिस्ट थी उसमें वो रिस्ट्रिक्टेड थे। ठीक है, तो इंजॉय कर रहे थे अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज authorized to make law for all India, for all officer and common people, whether they were not Indian, whether they were in India or not, अगर वो इंडिया में हैं या नहीं हैं, उनके लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बना रहा था। ठीक है, ठीक, तो जब मैंने यहाँ पे रिजर्व लिस्ट की बात की, ये मैंने बात की काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की एक तरह से, है ना, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो और वायसराय जो थे ये एक तरह से काउंसिल ऑफ स्टेट के मेन माने जाते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माने जाते थे। तो उनका जो क्या कहते हैं वो रिजर्व लिस्ट पे वो क्या कहते हैं कुछ भी
कुछ भी दिक्कत पैदा कर सकते थे, कुछ वो उसको क्या कहते हैं देख सकते थे प्रोविंशियल के केस में, लेकिन ट्रांसफर लिस्ट में नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर की। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय कर रहा था अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेजिस्लेचर अथोराइज था मेक लॉ फॉर ऑल इंडिया, ऑल ऑफिसर्स ऑफ एंड कॉमन पीपल वेदर दे वर इंडियन और नॉट, बट दे वो इंडिया में हैं या नहीं है, बाहर गए हुए हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेंट्रल लेजिस्लेचर, क्या रिस्ट्रिक्शन था इनके ऊपर, देखिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शन थी इम्पोज ऑन लेजिस्लेचर। इट वॉज नेसेसरी टू गेट परमिशन ऑफ गवर्नर मतलब वायसराय टू इंट्रोड्यूस अ बिल। कोई भी अगर बिल क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करना था तो उनको वायसराय की परमिशन लेनी पड़ती थी, सच एज अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जैसे कोई भी लॉ है उसको अमेंड करना हो, या फिर ऑर्डिनेंस हो, हाँ अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस हो वायसराय का, ठीक है। फॉरेन रिलेशन हो, या फिर रिलेशन विद इंडियन स्टेट्स हो, आर्म फोर्सेस हो, अगर सेंट्रल क्या कहते हैं लेजिस्लेचर इस पर कुछ काम करना चाहती थी उसको वायसराय की परमिशन लेनी पड़ती थी, हैं बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक। द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कुड नॉट चेंज और रिवर्स, ठीक है। देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था इंडिया का ना, इसके पास ये पावर नहीं थी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, कोई रूल बनाया है, ठीक है, उसको ये रिवर्स कर दे या फिर चेंज कर दे, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं थी, कुड नॉट चेंज रिवर्स एनी लॉ और मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। तो ये था आपका आर्टिकल मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इस एक्ट ने और भी क्या था, कुछ और भी पॉइंट है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। हैज़ ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। सेपरेट बजट फॉर द प्रोविंसेस एंड सेंटर, प्रोविंसेस और सेंटर के लिए सेपरेट बजट आने लगा, और ऑथोराइज किया गया द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट। मतलब कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करते थे ना, वो क्या कहते हैं ऑथराइज कर दिया गया है कि अपना बजट आप खुद इनैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेपरेट कर दिया गया बजट। 3/6 मेंबर जो हुआ करते थे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं मतलब सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अदर देन द कमांडर एंड चीफ टू बी इंडियन, उसमें वो इंडियंस हुआ करते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द सिख इंडियन क्रिश्चियन, सिख इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए ये कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कह दी गई इसमें। अभी तक तो मुस्लिम भी सेपरेट इलेक्टोरेट का फ़ायदा उठा रहे थे, इस एक्ट के थ्रू सिख्स को भी मिल गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी मिल गया, एंग्लो इंडियंस को भी मिल गया और यूरोपियंस को भी मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट का फ़ायदा, ठीक है। दिस एक्ट ऑल्सो मेड ए प्रोविजन दैट स्टैचूटरी कमीशन वुड बी सेटअप एट द एंड ऑफ 10 ईयर। मतलब कि इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि जो स्टैचूटरी कमीशन है वो सेटअप होगा 10 साल बाद, और एंड ऑफ 10 ईयर आफ्टर द एक्ट पास, जब एक्ट ये पास हो जाएगा। विच शैल इंक्वायर इनटू वर्किंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, और उस 10 साल बाद वो इंक्वायर करेगा कि जो इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट बनाई गई थी वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे द साइमन कमीशन ऑफ 1927 वॉज एन आउटकम ऑफ दिस प्रोविज़न। मतलब इस प्रोविज़न की वजह से, इस प्रोविज़न की वजह से साइमन कमीशन बनाया गया था, जो ये देखने आया था कि ये एक्ट सही से काम कर रहा है, इसकी वजह से इंडिया में गवर्नमेंट सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको 1-2 बार सुनेंगे ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या है ये, ठीक है। अच्छा, इशू क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ, जरा देख लेते हैं। ये भी बचा ही हुआ है। तो नॉट ए फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं, ठीक है। ओवर रीचिंग पावर ऑफ गवर्नर, मतलब कि वायसराय का क्या कहते हैं ओवर रीचिंग पावर था, ठीक है। प्रोविंशियल बिल नीड टू बी असेंड बाय वायसराय, एंड देखिए प्रोविंशियल जो बिल थे उनके लिए असेंड चाहिए होता था वायसराय का, एंड कुड बी रिजर्व फॉर हिम बाय द गवर्नर, मतलब गवर्नर उसको रिजर्व भी कर सकता था। ऑन मैनी प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस बिल प्रायर सैंक्शन ऑफ वायसराय वॉज रिक्वायर्ड, वायसराय का रिक्वायरमेंट था, ये मैंने आपको बताया था। ओवर राइडिंग पावर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर नीड टू प्रायर सैंक्शन टू इंट्रोड्यूस द बिल, मतलब कि कोई भी ओवर राइडिंग पावर थी उसके लिए पहले
प्रायर सेंक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस करना पड़ता था बिल को सर्टेन मैटर्स पे, वीटो पावर की भी प्रॉब्लम थी, ये सब चीज़ें इशू थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की। और फेल्योर ऑफ डायरकी ये भी देखा गया। इन प्रैक्टिकल डिवीजन एंड की सब्जेक्ट लाइक फाइनेंस वर रिजर्व, ओवर राइडिंग पावर ऑफ गवर्नर ऑन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे उस पर ओवर राइडिंग पावर थी गवर्नर की। तो ये सब देखा गया कि इसकी वजह से डायरकी में फेल्योर हुआ, ठीक है, ये सब इश्यूज़ थे। अब इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा अगले एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब साइमन कमीशन आएगा 10 साल बाद, ठीक। तो इस शॉर्ट नोट्स है, इसके थ्रू फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला गया, इंक्रीजिंग इंडियन एवरी ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रेसिव डिवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई प्रोविंशियल लेवल पे, सब्जेक्ट वर डिवाइडेड, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल वॉज रिप्लेस्ड बाई बाईकैमरल सिस्टम, बताया था मैंने, काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज एक्सटेंडेड विद द सेपरेट इलेक्टेड ऑफ सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस बिसाइड्स मुस्लिम, हाँ, और यूरोपियन भी था। आउट ऑफ 6 मेंबर वायसराय काउंसिल 3 टू बी इंडियन, मतलब 3/6 मेंबर जो हुआ करते थे वो काउंसिल में वाइस इंडियंस हुआ करते थे। 25% सिर्फ बजट का ये लोग वोट कर सकते थे, जो 75% था अभी भी क्या कहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते थे उसके साथ। एक्ट प्रोवाइड फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसीलिए 1926 में पहली बार बना सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। चलिए, ये आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं 10 साल बाद जो क्या कहते हैं कमीशन बना, साइमन कमीशन, वो देखने आया था कि कैसे ये एक्ट काम कर रहा है। तो साइमन कमीशन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड, देखिए 1927 में बना, 1928 में इंडिया में आया, ठीक है, इस तरह से पूछेगा। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया में कब आया तो आप बताएंगे 1928 में आया, और बनाया कब गया था, नवंबर 1927 को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर बॉडी स्टैट्यूटरी कमीशन था 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल, 2 साल पहले ही बना दिया था, 10 साल की बात रखी गई थी, 2 साल पहले ही बना दिया था। चेयरमैन ऑफ द कमिटी वॉज सर जॉन साइमन। द स्टैट्यूटरी कमिटी सेटअप टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया कैसे वर्क कर रहा है। हाउएवर ऑल द मेंबर ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश, मतलब कि सभी वाइट लोग थे, सभी ब्रिटिश थे। एंड हेंस ऑल पार्टी बाइकॉटेड द कमीशन, जितने भी इंडियन पार्टीज थी सब बाइकआउट कर रही थी इस कमीशन का। कमीशन सबमिट इस रिपोर्ट इन 1930 में अपना कमीशन रिपोर्ट रखती है। और कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या दिया था कि जो डायरकी है ना उसको एबॉलिश कर देनी चाहिए और एक्सटेंड कर देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस को इसको एक्सटेंड करना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के बीच फेडरेशन को इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट एंड सो ऑन, जो कम्युनल इलेक्ट्रेट बनाए गए थे, सेपरेट इलेक्ट्रेट, मुस्लिम, सिख, अब तो बढ़ा दिए गए थे ना, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इनको क्या कहते हैं, मतलब कि आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इस एक्ट को बोला जाता है ना वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, क्योंकि सारे ब्रिटिश थे, सारे वाइट लोग थे, ठीक है। साइमन कमीशन से पहले देखिए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गया था, ठीक है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ था। लाला लाजपत राय, इसी साइमन कमीशन के चक्कर में इनकी डेथ हुई थी लाहौर में, ठीक। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के समय आपका देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनी, राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल RARR, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, इनको क्या कहते हैं काकोरी केस के लिए इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। HRA बनी थी हिंदुस्तान, बाद में यही HSRA हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद के थ्रू सोशलिस्ट जुड़ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, क्योंकि ये लोग प्रभावित हो गए थे काफ़ी ज़्यादा रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है। फिर क्या होता है कि HSRA बन गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं ये लोग फिर क्या कहते हैं सॉन्डर्स की हत्या करते हैं, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या करते हैं। फिर उसके बाद असेंबली बॉम्बिंग होती है, जहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 23 मार्च 1931 को उनको कहते हैं फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, शहीद भगत सिंह हो जाते हैं वो, ठीक है। इस तरह से हो रहा था। तो इससे पहले क्या कहते हैं साइमन कमीशन 1930 में अपना रिपोर्ट दे देता है, अब कहता है अबॉलिश कर दो डायरकी को,
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ प्रोविंसेस में, एक्सटेंड करो उसको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के फेडरेशन को इस्टेब्लिश करो और प्रिंसली स्टेट्स को बढ़ाओ, कंटिन्यूएशन करो कम्युनल इलेक्ट्रेट का और उसको बढ़ाते चलो। इसीलिए इसको बोला गया है वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, क्योंकि ये सारा ब्रिटिश लोग थे, वाइट लोग थे। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन देख लिया हमने। अब देखते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड क्या था? देखिए, कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड जो था ना, बहुत ही बेस्ड ऑन फाइंडिंग दैट इंडियन फ्रेंचाइजीज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड लोथियन कमेटी स्टैब्लिश्ड सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज़, जैसे मुस्लिम्स के लिए, यूरोपियन के लिए, सिख्स के लिए, इंडियंस, क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए इन्होंने कम्युनल इलेक्ट्रेट पहले ही डिसाइड कर दिया था। लेकिन अब बात हो रही थी कि कैसे क्या कहते हैं जो मतलब कि देश में जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनके लिए एक क्या कहते हैं कम्युनल अवार्ड यहाँ पे घोषणा कर दी गई। और गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड को अटैक समझा इंडियन यूनिटी पे और नेशनलिज्म पे। ठीक है, तो इसी वजह से बाद में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट क्या हुआ था? गांधी जी जेल में थे तो BR अम्बेडकर जो थे वो क्या कहते हैं डिप्रेस क्लास की तरफ से, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को विद गांधी जी, मतलब गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था बिहाफ ऑफ गांधी जी इस पूना पैक्ट पे। और पूना पैक्ट अबॉन्डेंट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट की आइडिया को अबैंडन किया गया डिप्रेस क्लासेस के लिए, क्योंकि ये एक तरह से फूट डाली जा रही थी। ठीक है, बट द सीट रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लासेस वर इंक्रीज। अब क्या है कि जो लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं काउंसिल थी उसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट को इंक्रीज़ कर दिया गया, 71 से 147 कर दिया गया। इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इनकी सीट को बढ़ा दिया गया। एंड टू 18% ऑफ टोटल इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, 18% कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेचर में, मतलब सेंट्रल लेवल पे 18% कर दिया गया। और स्टेट लेवल पे जो प्रोविंशियल लेवल था उसमें सीट को बढ़ा के 71 से 147 कर दिया गया। ठीक है, पूना पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, और एक कम्युनल अवार्ड का एक तरह से अमेंडमेंट बना। ठीक, ये इस तरह से साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मतलब कि आपको को मतलब कि इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसको 1-2 बार और सुन लेंगे तो और जल्दी आसानी से हो जाएगा। आप अगर आपको लग रहा है कि स्पीड तेज़ है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के और सुन सकते हैं, नहीं तो अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है ना, मतलब कि वॉल्यूम में जो है साउंड की, तो आप इसको 2x पे भी सुन सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। ठीक, चलिए आगे। अच्छा ये देखिए स्टडी ग्लोस का ये आपका क्या कहते हैं फाउंडेशन कोर्स है। PSR ऑप्शनल अगर आपका है तो आप क्या कहते हैं इस कोर्स को ज़रूर अवेल कीजिए। अच्छी फैकल्टीज़ हैं और मतलब कि काफ़ी नॉलेजेबल, और मतलब कि हर चीज़ आपको दिया जा रहा है इस कोर्स में। लाइव आंसर राइटिंग 1000 आवर्स क्लास दी जा रही है, NCERT लाइव क्वेश्चन किया जा रहा है, GS पेपर 1 से 4 पढ़ाया जाएगा, ऐसे राइटिंग लाइव क्लासेस होगी, डाउट सेशन होगा लाइव। ठीक है, आप क्या कहते हैं कोड यूज़ कर सकते हैं। अनुराग आपको क्या कहते हैं उसमें छूट मिलेगी। अगर 2500 से ज़्यादा का आप खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 2500 से कम का खरीदते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो छूट है वो आप डिस्कस कर लेंगे। इस नंबर पे अगर कोई क्वेरी है तो आप बात कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ऐप है उसके थ्रू आप जाके कहते हैं इनके कोर्स को आप चेकआउट भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और स्टडी ग्लोस बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहा है ये। ठीक है, स्टडी ग्लोस बहुत ही कम पैसे, बहुत ही कम मतलब कि इफ़ेक्टिव प्राइस पे आपको UPSC की तैयारी करवा रहा है। ठीक है, चलिए तो अवेल करें इस ऑफ़र को, आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर लेकिन ख़त्म करना ज़रूरी था। और देखिए अभी इस लेक्चर में ना आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला एक्ट है और 1947 वाला एक्ट है, ये मुझे करवाना है। एक्चुअली ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, और क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत लंबे हैं तो मैं सोचा कि इसको एक लेक्चर में पढ़ाऊँगा और इसको अच्छे से क्या कहते हैं कवर करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।
थैंक यू।